लाइव है। हाँ जी, स्वागत है आपका सिरेमिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपको थंबनेल में पता लग ही गया होगा, जैसा आप लोगों की काफ़ी समय से डिमांड थी कि सर ईओआरओ का बैच कब लाओगे, ईओआरओ का बैच कब लाओगे। हालांकि अभी मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा तो आपको लगेगा कि भाई ईओआरओ का कोई बहुत पहले से पढ़ाई करना और बहुत कोई तूफानी पढ़ाई करना और वो कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप आरएस पीएसआई की तैयारी कर रहे होते हैं तो इटसेल्फ आपकी ईओआरओ की तैयारी हो रही होती है। इन सब विषयों पर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के इस सेमिनार के अंदर सबसे पहले मैं आपको दो तीन कुछ ऐसे विषय बताऊंगा जो कि एक सामान्य परिचर्चा रहेगी, जिसमें कि स्पेसिफिकली ईओआरओ की बजाय एक इस पूरी तैयारी के अंदर एक सामान्य पॉइंट है, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, पहला पॉइंट। उसके बाद रणजीत सर आएंगे, रणजीत सर आपको बैच के बारे में और बताएंगे। फिर उसके बाद में हमारे साथ में अभिषेक भाई हैं जो कि इस बार के एग्जाम में सेलेक्टेड हैं, और एक रविंद्र जी हैं वो भी सिलेक्टेड हैं। दुष्यंत भाई भी आने वाले थे लेकिन उनका स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं आ पाए हैं। अगले किसी सेमिनार में, अगले किसी क्लास के अंदर आपको उनसे रूबरू करवाते हैं और सारी बातें जो अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ी सी बात कर ले। तीन विषयों पर मुझे बात करनी है। सबसे पहली बात तो ये कि एक हमेशा जब भी कोई स्टूडेंट आरएस की, आईएएस की तैयारी जो करता है उसके बारे में एक बात कही जाती है कि क्या उसके पास प्लान बी होना चाहिए क्या। जब भी कोई स्टूडेंट आरएस आईएएस की तैयारी करता है तो उससे पूछा जाता है क्या उसके पास प्लान बी होना चाहिए क्या। तो आंसर आता है कुछ लोग जो कि ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनका पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जो ये सोच के आते हैं कि बनेंगे तो आरएस या फिर आईएएस बनेंगे या फिर हमें कोई पोस्ट नहीं चाहिए, अपना हम बिजनेस चलाएंगे। ऐसे जो लोग होते हैं वो तो ये कहते हैं कि प्लान बी की आवश्यकता नहीं होती है। पर आरएसआईएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में से 95 या 98% प्लस मैं लोगों का कहूंगा कि प्लान बी होना चाहिए। वो जिस प्रकार की पृष्ठभूमि से आते हैं प्लान बी होना चाहिए, है ना। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि जो प्लान बी है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो मैं आपको इसमें हमेशा कहता हूं कि भी आप तैयारी किसकी करने आए थे। आप कहोगे हम आरएस की तैयारी करने आए थे, हम आईएएस की तैयारी करने आए थे, यानी कि एक बहुत अच्छे सीनियर पोस्ट का, सीनियर पोस्ट एग्जीक्यूटिव के अंदर एक सीनियर पोस्ट की आप तैयारी करने आए थे। तो हो सके तो अपना प्लान बी उसी के आसपास की कोई पोस्ट रखी जाए। एग्जाम्पल के तौर पर कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है तो सीएपीएफ जिसके अंदर असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं वो आपका प्लान बी हो सकता है। अभी ईपीएफओ की भर्ती आ रखी है वो आपका प्लान बी हो सकता है। किसी का आरबीआई के अंदर जो ग्रेड बी का जो एग्जाम है वो आपका प्लान बी हो सकता है, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट है। इसी तरीके से सेबी के अंदर अच्छी अच्छी पोस्ट आती हैं, वो सब आपका प्लान बी हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, प्लान बी के अंदर अच्छी पोस्ट है सारी की सारी। उसी तरीके से कोई यदि आरएस की तैयारी कर रहा है उसके प्लान बी क्या होते हैं। कोई आरएस की तैयारी कर रहा है तो एसआई का एग्जाम हो गया, या फिर अभी जो एक बहुत शानदार जो पोस्ट है, अभी कैसे शानदार है सारी चीजों पर अपन डिस्कस करेंगे, तो ये एक प्लान बी होता है। तो प्लान बी की पहली विशेषता क्या होती है भाई। सबसे पहले तो अपन ये पूछते हैं कि प्लान बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो अपन कहते हैं बिल्कुल होना चाहिए। तो प्लान बी की पहली विशेषता क्या होनी चाहिए कि आप जिस एग्जाम की तैयारी करने आए थे उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम हो। मान लो कि आप आरएस की तैयारी करने आए थे और आप 4th ग्रेड के एग्जाम को प्लान बी बना के बैठे हो, तो वो उतना फिर सही बात नहीं है। कोई भी भर्ती, कोई भी एग्जाम छोटा बड़ा, कोई भी पोस्ट छोटी बड़ी नहीं होती। लेकिन जब आप तैयारी आरएस की करने आए थे उसके बाद में 4th ग्रेड को या फिर दूसरे किसी एग्जाम को आप यदि प्लान बी बना के बैठे हो, उससे अच्छा उसके इक्विवेलेंट पोस्ट जो है वो एक प्लान बी हो आपका। तो पहला तो प्लान बी की शर्त ये होती है। दूसरी प्लान बी की एक शर्त और होती है, वो ये है कि आप जिस भी एग्जाम को प्लान बी बना रहे हो ऐसे ना हो कि उसका सिलेबस और आपका जो मेन प्रायोरिटी थी उसका सिलेबस बहुत ज्यादा कोई अलग हो। पता लगा कि आपने आरएस की तैयारी करने आए, आईएएस की तैयारी करने आए और प्लान बी के रूप में रख रखा है एसएससी को, एसएससी सीजीएल की पोस्ट को। अब भाई उसके अंदर इंग्लिश पूरी अलग है, रीजनिंग पूरी अलग है, मैथ जिस डिटेल में है पूरा ही तरीका ही अलग है उसका। तो मेरे हिसाब से सीजीएल एग्जाम जो है वो प्लान बी के अंदर सामान्यतः नहीं होना चाहिए। या फिर आप जो है उसके अंदर कोई एक ऐसे एग्जाम का जिसका सिलेबस पूरी तरीके से अलग है उसको आप प्लान बी ग्रुप में नहीं रख सकते। तो मेरा ये मानना है कि जीवन में जब भी तैयारी करते समय में आपके मन में आए कि प्लान बी मेरा होना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि उसमें आप दो फिल्टर लगा दो प्लान बी क्या हो। पहला फिल्टर ये लगा दो कि जो हम तैयारी करने आए थे उसके कोई आसपास की, उसके इक्विवेलेंट पोस्ट हो, उससे हायर पोस्ट हो या उससे थोड़ा आसपास पोस्ट हो।
दूसरा उसका प्लान बी का ये हो कि उसका जो सिलेबस है उससे वो बहुत ज्यादा इतर ना हो, बहुत ज्यादा कोई अलग ना हो, ताकि हमारी दोनों की तैयारी जो है पैरेलल चलती रहे। तो सबसे पहली बात, इन दोनों ही विषयों पर खरी उतरती है आपकी ईओ की भर्ती, ईओ आरओ की भर्ती। एक ऐसी पोस्ट जिसमें कि आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने जा रहे हैं, कार्यपालिका अधिशासी अधिकारी जो बनने जा रहे हैं। जो मैं यदि कहूं कि ये भर्ती यदि आरएस के अंदर होती तो आपको मैं गारंटी से कह सकता हूं कि टॉप 5 की प्रायोरिटी में आपके 100% होती। तहसीलदार के आसपास की पोस्ट आप इसे मान सकते हैं, 100% उसके आसपास आपकी पोस्ट होती। तो आप सोच के देखो कि आप जब आरएस की भर्ती के अंदर जाते हो तो उसमें जो तहसीलदार तक की पोस्ट है वो लगभग 200 आती है। कुछ लोगों को लगता है कि ईओआरओ की जो पोस्ट है बहुत कम आती है, 120 है, 100 है, मान लिया वो नंबर में 100 या 120 है, लेकिन आप आरएस की तैयारी जो करते हो उसमें कितनी आती है? उसमें आपको हो गया 800 आती है। लेकिन ना ना ना, आप जो मन में सोच के बैठे हो उसकी तो 200 से भी कम आती है। जनरल वालों की लगा लो तो और ज्यादा कम आती है। इसलिए इसमें जो प्लान बी के रूप में जो आपका पहला डाउट रहता है कि हम क्या रखें, तो ऐसे किसी एग्जाम को रखा जा सकता है। उसमें पीएसआई भी आता है, सब इंस्पेक्टर भी आता है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर के अंदर भी दोनों विशेषताएं हैं। पहली बात, आरएस के इक्विवेलेंट पोस्ट मानी जा सकती है, बहुत सारी सर्विसेज से अच्छी पोस्ट है आरएस के अंदर, जो एलाइड में है उससे बहुत ज्यादा अच्छी पोस्ट है। और दूसरा, उसका भी सिलेबस हिंदी को छोड़ दो तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, और वो हिंदी भी आपको आरएस मेंस के अंदर पढ़नी होती है। तो पीएसआई और ईओआरओ दोनों एक ऐसी पोस्ट है। इसके अलावा कुछ एक पोस्ट और है जो समय समय पर आती रहती है, लेकिन इन दिनों में नहीं है। जैसे मुझे याद है 2018 में एक पोस्ट आई थी उद्योग प्रसार अधिकारी, वो भी इन दोनों शर्तों को पूरा करती थी। एक बीच में पोस्ट आई थी एसीएफ की, एसीएफ के अंदर भी यही है, जो फॉरेस्ट के अंदर जो डिपार्टमेंट में लगते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है वो। ये कुछ अंडररेटेड है, जो इतनी अच्छी पोस्ट है लेकिन लोगों का इसके ऊपर ध्यान नहीं है। कारण क्या है, ध्यान क्यों नहीं है? ध्यान इसलिए नहीं है क्योंकि ये पोस्ट बहुत वर्षों में आती है, इसलिए कोई भी कोचिंग नहीं चलती, इसलिए इसको लेकर कोई मोटिवेशनल रील्स आपने नहीं देखी होगी, इसलिए इसको लेकर जो है वो कोई डेडिकेटेड कोई तैयारी करते हुए आपने नहीं देखे होंगे, इसलिए ये अंडररेटेड है। लेकिन वाकई में ये बहुत अच्छी पोस्ट है। तो सबसे पहला जो मैंने आपके सामने विषय अपन ने चर्चा की वो ये है कि भाई क्या प्लान बी के रूप में ईओआरओ हो सकता है क्या? तो मेरा ये 100% मानना है कि प्लान बी के रूप में ईओआरओ, पीएसआई, उद्योग प्रसार अधिकारी जो भी कोई चर्चा में नहीं है, एसीएफ, ये सारी पोस्ट हो सकती है। ये दोनों चर्चा में नहीं है और ये दोनों इन दिनों में चल रही है। फिर दूसरा मेरे सामने प्रश्न ये आएगा कि हमें आरएस की तैयारी कर रहे हैं, हम तो पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, हम ईओआरओ के अंदर क्यों उलझे? या फिर हम तो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, हम पीएसआई के अंदर क्यों उलझे? तब मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि भाई साहब, जब दोनों के आपके एग्जाम कॉन्फ्लिक्ट में हो ना, तब आपके सामने एक डायलेमा क्रिएट होता है कि 5 अप्रैल का ही पेपर पीएसआई का आ गया और 10 अप्रैल का आरएस मेंस का पेपर आ गया, तब तो आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट है। अदरवाइज किस बात का कॉन्फ्लिक्ट है? किसे धोखा दे रहे हो? कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो पीएसआई की ऑटोमेटिकली हो रही है, आप पीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो आरएस की ऑटोमेटिकली हो रही है, आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो ईओआरओ की ऑटोमेटिकली हो रही है, और ईओआरओ के जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आरएस की तैयारी ऑटोमेटिकली हो रही है। हाँ, उसमें कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, इसमें थोड़े से एक आधा एक्ट वगैरह एक्स्ट्रा पढ़ना है, यानी कि दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो एक तो ये ध्यान रखना कि प्लान बी के रूप में ईओआरओ एक बहुत ज्यादा अच्छी पोस्ट है। दूसरी बात अब ये है कि हमें क्या ईओआरओ को प्लान बी के रूप में लेके चलना चाहिए क्या? हमें तो डायरेक्ट आप बताओ कि क्या हमें इसको प्लान बी के रूप में लेकर चलना चाहिए आरएस के साथ में, या पीएसआई के साथ में हमें ईओआरओ को भी और बीच में उलझा लेना चाहिए क्या? तो मेरा ये कहूंगा कि सबसे पहले तो आपका ये व्यक्तिगत निर्णय है, आप किस प्रकार की पृष्ठभूमि से आते हो सकता है कि आप ये तय करके आए हो, आपके परिवार में ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी सर्विस में हैं, आरएस आईएएस बने हुए हैं, तब आपके मन में आएगा कि भाई साहब आरएस बने तो बने, नहीं तो कोई बात नहीं, आ सकता है आपके मन में। तो डिपेंड करता है पृष्ठभूमि पर कि किस प्रकार की आपकी पृष्ठभूमि है। पर फिर भी यदि आपको चाहिए कि एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी हमारी पहली प्रायोरिटी है, तो मुझे लगता है कि आप ईओआरओ को प्लान बी के रूप में या साथ में लेके चल सकते हो। किन प्रकार के स्टूडेंट्स को लेके चलना चाहिए? तो पहले मैं वो स्टूडेंट को अलग कर देता हूं जो कि सिर्फ और सिर्फ आरएस की तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी भटकाव नहीं चाहते, वो एक बार के लिए चाहें तो भले ही ना करो। हालांकि मैं तो फिर भी कहता हूं कि आपको आरएस के अंदर क्या राजस्थान की
हिस्ट्री पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, क्या आर्ट एंड कल्चर पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, क्या पॉलिटी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, क्या इंडियन पॉलिटी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, क्या आपको करंट अफेयर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। तो ये सारी चीजें पढ़नी है आरएस में भी और ईओआरओ में भी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कॉन्फ्लिक्ट है कहाँ, ये कॉन्फ्लिक्ट है कहाँ पर। दोनों की तैयारी एक साथ हो रही है, बस करना क्या है, तो ईओआरओ के अंदर बस एक एक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना है, सिर्फ एक एक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना है, बाकी तो तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली हो ही रही है। अच्छा, ये एक्ट पढ़ने में कितना क्या टाइम लगेगा, हमें कितने पहले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखो, ईमानदारी की बात तो ये है कि आप यदि आरएस की तैयारी ईमानदारी से कर रहे हो, ये सब्जेक्ट पर आपने अच्छी पकड़ बना रखी है, तो एक्ट 1 महीने में हो जाएगा। इतना बड़ा कोई एक्ट है भी नहीं, 1 महीने के अंदर एक्ट हो जाएगा। ईमानदारी की बात तो यह है कि जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाए आप उसके बाद भी तैयारी शुरू कर दोगे, तब तक आप अपनी आरएस की तैयारी करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपने अभी बैच क्यों लॉन्च कर दिया, आप ही कह रहे थे, हम तो कह रहे थे कि भाई जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद एक्ट पढ़ लेना, बाकी टाइम ये पढ़ते रहो, दोनों की तैयारी एक साथ होती रहेगी। लेकिन आप लोगों को बड़ा जल्दी थी कि जो है बैच लॉन्च किया जाए, और इन दिनों चर्चा भी चल रही है, वैकेंसी आने ही वाली है, तो जो काम हम 1 महीने बाद करेंगे वो अभी कर देते हैं। तो किसी को यदि बैच ज्वाइन करना है तो कर सकता है, बाकी मेरी ईमानदार सलाह तो ये है कि जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाए उस दिन के बाद में भी आप 1 महीने भी पढ़ लोगे तब भी एक्ट हो सकता है। बाकी आपकी जो तैयारी है वो आरएस के साथ जो चल रही है वो चल ही रही है। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, एक होता है जिसको हम कह देते हैं कोर एग्जाम, एक होता है जिसको मैं कह देता हूं पेरीफेरी के एग्जाम। पेरीफेरी के एग्जाम मतलब कि परिधि पर, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, मैंने तैयारी जीवन के अंदर यूपीएससी की आईएएस की तैयारी की, उसकी पेरीफेरी पर 2 एग्जाम थे। उसकी पेरीफेरी पर एक आरएस का एग्जाम था और एक सीएपीएफ का एग्जाम था, और एक नेट जेआरएफ होता है जो मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, ये एग्जाम थे। ये पेरीफेरी पर है। पेरीफेरी परिधि, परिधि का मतलब क्या हो गया कि उसके सिलेबस से लगभग लगभग सिमिलर ही है। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, उसका सिलेबस बस वही है, कुछ अलग नहीं है, बस एक इंग्लिश का एलोब्रेशन टाइप आता है, वो यूपीएससी में नहीं आता। यानी कि 80-90% सिलेबस सेम है, थोड़ा सा अलग है। एग्जाम दिया 80% पर, इतना कॉन्फिडेंस था कि इस 80% में से ही सिलेक्शन ले लेंगे, बाकी जो 10-20% सिलेबस बचा उसमें से एवरेज नंबर ले आए तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, इसके आधार पर सिलेक्शन हो गया। आरएस के एग्जाम में भी यही हुआ, ये भी सिलेक्शन हुआ। जेआरएफ का एग्जाम दिया, ये भी सिलेक्शन हुआ। ये सारे एग्जाम थे पेरीफेरी के। तो इसी तरीके से आपके आरएस की आप तैयारी कर रहे हो, उसकी पेरीफेरी पर कुछ एग्जाम है जो उसी के जैसे हैं। पीएसआई का है, ईओआरओ का है, उद्योग प्रसार अधिकारी जो मैंने आपको बताया, ये सारे एग्जाम पेरीफेरी के एग्जाम है। या फिर ये जो वीडियो का एग्जाम है, ये पटवारी का एग्जाम है। कई स्टूडेंट मेरे पास में आता है, सर वीडियो का एग्जाम हम कैसे पास करें। अरे भाई, वीडियो के एग्जाम में कंप्यूटर के अलावा मुझे बताओ ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आरएस में नहीं आता। इसका मतलब आप ईमानदारी से आरएस की तैयारी नहीं कर रहे थे। यदि आरएस की तैयारी कर रहे थे तो आपका पटवारी वीडियो एग्जाम तो बहुत आसानी से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक आधे छोटे मोटे सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारे तो उसमें आते ही हैं। तो ये है हमारा कोर एग्जाम और ये है हमारी पेरीफेरी के एग्जाम। पेरीफेरी के एग्जाम में कब शिफ्ट होना होता है? पेरीफेरी के एग्जाम में जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाए तब शिफ्ट होना होता है। सिंपल सी कहानी है। क्या फिर से सुन लो, कोर एग्जाम की तैयारी करते रहो, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए पेरीफेरी एग्जाम पर शिफ्ट हो जाओ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि मैंने जीवन में पहला आईएएस का प्री दिया, जहां तक मुझे तारीख ठीक याद आ रही है तो वो था 5 जून 2018 को प्री पास हुआ, और उसके बाद में 5 अगस्त 2018 को आरएस का प्री एग्जाम था। आरएस का प्री एग्जाम था। मैं अपनी प्री की तैयारी करता रहा, प्री पास हो गया, तब मेंस की तैयारी करनी थी, और जब आरएस प्री का एग्जाम था उससे 10 दिन पहले राजस्थान के कुछ एक टॉपिक हैं वो पढ़ लिए। मुझे इस बात का अंदाजा था कि आरएस के एग्जाम में 90 क्वेश्चन तो आपके इंडिया वाले से आने हैं, मैथ रीजनिंग और मिला दो तो, और लगभग 60 क्वेश्चन जो आपके राजस्थान वाले से आने हैं। मैं यदि इस 90 में से 70 सही करके आ जाऊं और इस 60 में से 20 सही करके आ जाऊं तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। इस तरीके से आरएस का प्री का एग्जाम दिया और वो पास हुआ। लेकिन इसमें आपको अपने इस एरिया में बहुत स्ट्रांग होना होता है ना, इस एरिया पर बहुत स्ट्रांग होना होता है। तो दूसरे एरिया में आप यदि एवरेज भी हो तो काम जो आपका चल जाता है। तो इस तरीके से कोर एग्जाम क्या होता है और पेरीफेरी का एग्जाम क्या होता है, और ये दोनों एक दूसरे से कैसे पैरेलल होते हैं, ये मैंने आपको बताया। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया, 3 बार इंटरव्यू कॉल हुआ।
और एक बार तो 0 नंबर से रहा। यदि मैं सिर्फ उसी को लेके बैठता तो आज के समय में एक तरीके से बेरोजगार होता, लेकिन उसके साथ साथ में मैंने एक पेरीफेरी का एग्जाम आरएएस और एक पेरीफेरी का एग्जाम सीएपीएफ और एक एग्जाम जेआरएफ का दिया। जेआरएफ का एग्जाम क्लियर करते ही मेरे मन में ये तो संशय हट गया कि यार अगले 5 साल के लिए पैसे का जुगाड़ कहाँ से होगा, घर वालों से पैसे मांगने पड़ेंगे क्या? नहीं, फेलोशिप आती रहेगी, काम चलता रहेगा। उसके बाद में आरएस का एग्जाम, उसके बाद में सीएपीएफ का एग्जाम क्लियर हुआ, उससे ये क्लियर हो गया कि नौकरी कहीं ना कहीं मिल जाएगी। उसके बाद में आरएस का एग्जाम क्लियर हुआ तो फिर थोड़ा आलस भी आ गया कि यार ठीक है, हो गया, अब कौन यूपीएससी की तैयारी करे, उसका नुकसान भी हुआ कुछ। तो कुल मिला के कहने का बात यह है कि कोर एग्जाम की कोर वे में ढंग से तैयारी कर ली तो ये एग्जाम तो अच्छे से निकल जाते हैं। अब उसके बाद में हमें थोड़ी सी एग्जाम की नेचर को और जान लेना चाहिए। एक एग्जाम की नेचर को और जान लेना चाहिए। देखो, किसी एग्जाम का जो सिलेबस है जब वो वाइड होता है बहुत ज्यादा, तो उसमें डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, उतना ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यूपीएससी का जो सिलेबस है वो एक अथाह महासागर है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके उसके फैक्ट्स पूछे जाएंगे कि इस राष्ट्रपति ने कब इस्तीफा दिया, कब कौन से कार्यवाहक राष्ट्रपति ने किसी प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई। डेप्थ में जा रहे हैं क्या, नैरो कर रहे हैं क्या एग्जाम को? नहीं कर रहे, क्योंकि वो वाइड एग्जाम है। वाइड एग्जाम में वाइड लेवल पर कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, और जब कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाते हैं तो फिर वो फैक्ट पर जाते हैं, फिर वो नैरो की तरफ जाते हैं। इसी तरीके से मैं आपको जब कहता हूं कि फर्स्ट ग्रेड का आपका एग्जाम होता है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर सिलेबस बहुत नैरो है, पॉलिटी भी पूछी जाती है तो पॉलिटी का बहुत लिमिटेड हिस्सा पूछा जाता है, इसलिए वो एग्जाम बहुत ज्यादा डेप्थ में चला जाता है, इसलिए उस एग्जाम के अंदर बहुत डेप्थ में फैक्ट पढ़ने पड़ते हैं। यही सेम बात ईओआरओ के साथ में होती है। ईओआरओ के साथ में क्या होता है, ईओआरओ का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, वो बहुत वाइड सिलेबस नहीं है, इसलिए हमें इसकी तैयारी जो है क्या करनी पड़ती है, नैरो लेवल पर, माइक्रो लेवल पर और डेप्थ के साथ में तैयारी करनी पड़ती है। किसके साथ तैयारी करनी पड़ती है? डेप्थ के साथ। क्यों? क्योंकि सिलेबस वाइड है नहीं, सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट तो 5-6 ही है। अब 5-6 में से यदि कंपटीशन होगा तो 5-6 में एक एक नंबर का फर्क पड़ेगा। आपको यदि राजस्थान हिस्ट्री का आरएस के अंदर एग्जाम देना है तब मैं कहूंगा कि आप 10 में से 6 भी करके आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर 10 में से 6 से फर्क पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके सब्जेक्ट ही 5 थे, उसको तो पूरा डेप्थ में पढ़ के जाओ। तो कहने का मतलब ईओआरओ के एग्जाम का जो नेचर है वो है डेप्थ वाला, कि आपको सब्जेक्ट तो कम ही पढ़ने हैं पर थोड़ा सा और गहराई में पढ़ना, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, और गहराई में पढ़ना पड़ेगा। यहां पर जितने भी फैक्ट आपको करवाए जाएं उनको अच्छे से याद करना। रणजीत सर आपको एक्ट करवाएंगे तो एक्ट को बहुत बारीकी पर पढ़ाएंगे, तो वो सारी चीजें जो आपको करनी है। तो ये 3 चीजें मुझे डिस्कस करनी थी। सबसे पहली चीज, क्या प्लान बी होना चाहिए, और प्लान बी हो तो उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। दूसरा ये कि किस प्रकार के स्टूडेंट को ईओआरओ की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं जो भी आरएस की तैयारी कर रहा है या जो भी पीएसआई की तैयारी कर रहा है उसको ईओआरओ का एग्जाम देना चाहिए। तीसरा, वो लोग जो कि आरएस के एग्जाम में मान लो एलाइड सर्विस में है ना, उनको ये लगता है कि यार कोऑपरेटिव सर्विस में चले गए तो इससे ऊपर एक तो अपने पास तरीका है कि आरएस का एग्जाम क्लियर कर लें, लेकिन आरएस का एग्जाम बड़ा लेंदी है, प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है, इंटरव्यू देना है, बहुत सारी जगह लक भी फैक्टर आता है। लक बहुत बड़ा फैक्टर है आरएस के अंदर, क्योंकि मेंस में आ जाती है सब्जेक्टिविटी, इंटरव्यू में आ जाती है सब्जेक्टिविटी। आपका इंटरव्यू बोर्ड कौन सा आया आप तय नहीं कर सकते, उस दिन उसका मूड कैसा था आप तय नहीं कर सकते, वो कैसे सवाल पूछेगा आप तय नहीं कर सकते, वहां पर सब्जेक्टिविटी आ जाती है, और जहां जहां सब्जेक्टिविटी आ जाती है वहां वहां लक फैक्टर भी आ जाता है। लेकिन ईओआरओ एग्जाम के साथ में अच्छा ये है कि ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, और जो एग्जाम जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव नेचर का है वहां पर लक फैक्टर उतना ही कम है, वहां पर आपकी मेहनत का फैक्टर बढ़ जाता है। और दूसरी बात यह है, वनडे एग्जाम है, एक एग्जाम देना है, ना कोई आपको मेंस लिखना है ना कोई आपको इंटरव्यू देना है। तो ऐसे जो स्टूडेंट जो कि चीजों को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन मान लो मेंस में लिखने में दिक्कत होती हो तो उनको ईओआरओ का एग्जाम बहुत सीरियस लेवल पर देना चाहिए। और इस बार पोस्ट वोस्ट अच्छी आएगी, वो सारी बातें आपको रणजीत सर या फिर अभिषेक भाई या फिर रविंद्र भाई आपको बता देंगे। लेकिन ये कुछ चीजें मुझे बेसिक चीजें डिस्कस करनी थी जो कि बार बार मुझसे पूछी जाती है कि प्लान बी रखें कि नहीं रखें। अब प्लान बी रखना चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, किस तरीके का ईओआरओ के एग्जाम का नेचर है, वो सारी चीजें जो अपन ने डिस्कस की, ठीक है ना। अब इसके बाद में रणजीत सर आएंगे और वो आपको इस भर्ती के बारे में और तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव दे सकता हूं, लेकिन जिसने ईओआरओ में सिलेक्शन लिया है, अभी अभी सिलेक्शन लिया है, वो आपको और ज्यादा भीतरी स्तर पर बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे चीजें पढ़नी है।
मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया कि किस तरीके से हमें तैयारी में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी डिटेल के अंदर जो आपको आगे के हमारे जो सर हैं वो बताएंगे। हाँ भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? तो माहौल बन ही गया आखिर यूआरओ वैकेंसी का है। आप भी रुकते हो नहीं, सामने वैकेंसीज पड़ी हैं, 1015 पोस्ट सब इंस्पेक्टर की पड़ी हैं, लेकिन इसमें कई चीज़ें हैं। जैसा सर ने बताया कि भाई अभी क्या है, क्या माहौल चलेगा अभी आरएस सब इंस्पेक्टर, और अभी आप देख ही रहे हो कि ईओआरओ वैकेंसी है ना। सर ने भी बता दिया, मैं भी आपको बता देता हूँ, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। तो देखो, इसमें आपको ये करना है कि इसमें दिक्कत क्या आ रही है बैच चलाने में, ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें ये है कि कई बच्चे जो हैं एसआई के पेपर देने के लिए ओवरेज हो गए हैं। भाई फिक्स है इसमें कि भाई 25 साल मान लो जनरल की कैंडिडेट के लिए है, 3 साल छूट दी है, तो 28 साल तक आप एसआई का एग्ज़ाम दे चुके हैं, दे सकते हो। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि ओवरेज हो चुके हैं। अभी आरएस की वैकेंसी है नहीं भाई, जो अक्टूबर नवंबर तक है। और जैसा कि मैं भी आपको बताऊंगा कि अभी जो माननीय कैबिनेट मंत्री ने भी अभी जो बताया विधानसभा में जवाब दिया, और जो वित्त विभाग को जो भेजी गई है स्वीकृति के लिए पदों के लिए, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर ये कर देना चाहता हूँ कि जो सब इंस्पेक्टर की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं वो प्रॉपर तैयारी करते रहें। पहली बात तो ये है। तो इसलिए हमें हमारा आना ये भी जरूरी था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी आ रही है कि सर हम क्या करें यूआरओ के लिए। ये जो चीज़ है कि वो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम अभी दे ही नहीं पा रहे क्योंकि वो ओवरेज हो गए हैं, या किसी के मान लो कि हाइट कम है, या कोई मतलब कि मेडिकली अनफिट है, तो वो उन लोगों के उनके ये आ रही है कि सर अब कोई वैकेंसीज है नहीं, पटवारी का एग्जाम हो गया है, वीडियो का हो ही जाएगा, तो हम क्या यूआरओ की जो वैकेंसी की जो सुगबुगाहट है क्या हम तैयारी करें या नहीं करें। टेस्ट सेंटर पर भी बच्चे मिलते हैं, और इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज ये जो हमने आरएस में जो फाउंडेशन चला रखा है वो भी बच्चे हैं। तो उनके लिए मैं स्पेशली ये बता देता हूं कि वो आराम से ईओआरओ की वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं। और जो सब इंस्पेक्टर की अभी प्रॉपर जिसने सिलेबस ले रखा है, जिसने कोर्स ले रखा है, और जो एलिजिबल है प्रॉपर, उसको सब इंस्पेक्टर टारगेट रखना ही रखना है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका पार्ट ए, जो आपको सबको पता है कि जो 80 नंबर का आपके पार्ट ए आएगा, 40 नंबर का एक्ट आएगा, और 80 नंबर में आपके वही है राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान जियोग्राफी, और आपके पॉलिटी और करंट अफेयर है। ठीक है, तो वो तो आना ही आना है। वो आप एसआई की तैयारी कर रहे हो तो भी है, आरएस की तैयारी कर रहे हो तो भी है, रहा 40 नंबर का ये। तो इसलिए मैं बता दूं कि जो सब इंस्पेक्टर प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं वो प्रॉपर तैयारी करते रहें, और जो पटवारी और वीडियो से मान लो अभी फ्री हो जाते हैं, या जो अलग सब इंस्पेक्टर में एलिजिबल नहीं है, वो यूआरओ की तैयारी आराम से कर सकते हैं, प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। और जब आरएस बीच में इसके आ जाती है तो अब संभावना ये बन रही है कि आरएस प्री से पहले शायद यूआरओ आ सकती है, और जुलाई अगस्त में एग्जाम हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सर वैकेंसीज वाला ये अभी जो चल रहा है, ये देखो, ये जो माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया था कि उन्होंने कोई भीम नगर पालिका है वहाँ से रिलेटेड, ये सूचना जनसंपर्क विभाग पे है कि उन्होंने ये बताया कि भाई हमारे भीम में ईओ का पद कहाँ है, ये खाली पड़ा है। तब उन्होंने ये जवाब दिया था कि भाई हम क्या है कि 79 जो नगर पालिकाएँ हैं उनके लिए वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल भेज रहे हैं। तो 79 नगर पालिकाओं के पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति के लिए अगर भेजेंगे, तो इन्होंने बता भी रखा है कि वहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक तो अधिशासी अधिकारी ईओ चाहिए, एक एआरआई चाहिए, और जेईएन वगैरह। वो एआरआई तो चलो अलग वैकेंसीज हैं तो उसमें आए या नहीं आए, लेकिन 79 तो ईओ के पद ये हो ही गए। 79 कितने हो गए? 79। ठीक है, तो ये उन्होंने जवाब दिया कि भाई हमने पहले भी भेजी थी इस संबंध में, 2 मई 2025 को भी हमने फाइल भेजी थी, लेकिन वो किसी कारणवश लौट के वापस आ गई, कोई भी आपत्ति लगा दी होगी, और इन आपत्तियों के निस्तारण के बाद पुनः हमने 25 अगस्त 2025 को वापस भेजा है। तो 79 पद ये हो गए। इसके अलावा अभी जो है ये जो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन है 2024-25 का, इसमें बाकायदा बता रखा है कि हमारे पास जो अधिशासी अधिकारी चतुर्थ के जो पद हैं वो 132 पद हैं, और उनमें से 117 खाली हैं, और 117 में से जो अभी यूआरओ की वैकेंसी हुई थी उसमें 90 पदों की जो आरपीएससी द्वारा प्रक्रिया चल रही थी वो पूरी हो गई। अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें मैं भी ट्रेनिंग कर रहा हूं, और अभी हमारे रविंदर जी, अभिषेक जी आएंगे, वो भी आपसे मिलेंगे, वो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो 117 में से 90 माइनस कर दो, अब ये बच गए कितने? मैथ थी नहीं अपने शायद, है ना, यूआरओ में, तो कितने बच गए? 27। तो 27 ये हो गए आपके, 79 वो पद हो गए।
तो आपके कितने हो गए? 106 पद हो गए। तो 106 पद तो होंगे ही होंगे। अब इनमें से कितनी वैकेंसीज के लिए वो निकालते हैं वो बात एक अलग है, ठीक है। इस बीच रिटायरमेंट वगैरह या जो भी प्रमोशन से बनते हैं तो 100 के आसपास पद आने ही हैं। उसमें फिर जो आरपीएससी जो करवाती है वो 70 पदों पे ये करवाती है सीधी भर्ती। कौन सी? आरओ की जो होती है वो सीधी भर्ती होती है 70 की। 70 में से 21 पदों की भर्ती ऑलरेडी होगी जिनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो 70 में से 21 गए तो 49 ये पद हो गए। और उसके बाद में शायद 79 नगर पालिका उनके लिए जो गई है वहां शायद आरओ का पद नहीं होता होगा, जो क्यों रविंद्र जी वहां नहीं होता। तो आप ये 49 पद ये जोड़ लो तो ये आपके बनते हैं 106 और ये कितने हो गए आपके? 155 पद। अब ले दे के अगर मान लो मैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर और जो असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर है उनको एक बार मैं छोड़ रहा हूं, वो पद जुड़ के आते हैं या नहीं, भाई स्वीकृति के लिए तो भेजे हैं लेकिन इस वैकेंसीज में जोड़ते हैं या नहीं, या राजस्थान चयन बोर्ड करवाता है या क्या रहता है, उन पर मैं बात नहीं कर रहा। तो ये आपके लगभग कितने हो गए? 155 के आसपास पद हो गए। तो ये वाली वैकेंसीज आपके लिए आने वाली है। और पहले भी हमने जैसे सब इंस्पेक्टर का बैच भी उस समय चलाया था, तब भी जब वैकेंसीज का हाँ ये हो गया था कंफर्म कि भाई 383 वैकेंसी से हम स्टार्ट हुए थे, पहले से नहीं चला रहे थे, कोई 1-2 साल से पहले से बैच चला रहे हो। 20 अप्रैल के आसपास हमने बैच चलाया था। 383 से 534 वैकेंसी हुई, 534 से वैकेंसी 1015 पे गई, ठीक है। तो 20 अप्रैल से पहले हमने कोई बैच नहीं चला। क्यों चलाए फालतू में भाई, जब वैकेंसीज है नहीं। हाँ अब ये प्रॉपर ये फाइलिंग इसकी चली है तो अब हमें भी स्टूडेंट के लिए सबके लिए देखना पड़ता है, तो उनके अकॉर्डिंग हम ये बैच चला रहे हैं जो सर ने भी बताया। तो ये आपकी वैकेंसीज की बात हो गई। और ठीक है, फिर कई स्टूडेंट के हैं कि एसआई और यूआर होगा, ये मैंने आपका जवाब दे दिया कमेंट का। अच्छा ये कि पूछ रहे हैं कि सिलेबस चेंज हो गया तो क्या करोगे? तो सिलेबस चेंज हो गया तो जिस हिसाब से सिलेबस होगा वो पूरा करवाया जाएगा। चेंज होगा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है तो वो क्या पूरी करवाएंगे। फिर आपको ये पूछा है कई स्टूडेंट ने कि सर पोस्ट कैसी है? जो प्रोफाइल अभी अभिषेक जी हमारे नगर पालिका में 5-6 साल काफी समय से वहीं पे पदस्थापित थे, वहीं पे उन्होंने नौकरी की। तो ईओ आरओ की जो प्रोफाइल को वो बहुत बेहतरीन तरीके से नजदीकी तरीके से उन्होंने देख रखी है, तो वो अभी आपको बताएंगे। और वो खुद जॉब में रहे तो जॉब के साथ कैसे तैयारी करें वो भी आपको बताने वाले हैं। दूसरा है कि भाई ईओ आरओ मेंटरशिप प्रोग्राम चलाओ सर। हम तो आरएस फाउंडेशन में भी मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं और प्रॉपर सब इंस्पेक्टर का जो बैच चल रहा है वो भी मेंटरशिप के हिसाब से चला रखा है। टेस्ट सीरीज है, स्टूडेंट से मिलता भी हूँ, बात भी करता हूँ, फोन भी करता हूँ, सारी चीजें होती हैं। तो मेंटरशिप प्रोग्राम प्रॉपर चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कि YouTube की क्लास मत हटाना। तो मैं आपको ये बता दूं कि देखो इसमें होता क्या है कि जैसे जितनी भी वैकेंसीज हैं उसमें सब में धुरंधर मान लो आपको मिल जाएंगे। जैसे आरएस की वैकेंसीज की आप कहाँ क्या पढ़ते हो, बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टीचर आप पढ़ सकते हो। काफी समय से आरएस की बैच चलाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे टीचर भी हैं। ये वैकेंसी है नई, ये पार्ट भी है इसमें नया। तो इसमें आपको बिल्कुल ये देख लो YouTube की क्लास पिछली बार हमने फ्री करवाई थी। ये मानो कि पूरा डेमो, पूरे एक्ट का डेमो जो 40 क्लास जो थी उसमें 25-26 के पास हैं और 40 नंबर की वो सारी उसमें डाल रखी हैं। आप पूरा डेमो देख लो, क्लासेज भी नहीं हटाएंगे, प्रॉपर तरीके से करवा रहे हैं। और उसमें आप फीडबैक भी आप ही लोगों के कमेंट किए हुए हैं और उसमें व्यूज भी देख सकते हो आप अच्छे खासे। और जो अब कि भाई मैं आपको बताऊं कौन क्या पढ़ा है सिलेक्टेड में, तो बताने लग जाऊं तो आपको तो उसमें 10-15 मिनट उसी में मैं बता दूं और उनसे मिलाता रहूंगा मैं आपको, तब जाके आपके ये होगा कि भाई हाँ जो बारी बारी से सबसे समय समय पे मिलते भी रहेंगे, प्रॉपर गाइडेंस भी आपको मिलती रहेगी, टेस्ट सीरीज भी उनके जो अंडर में ही होगी, सारी चीज वही करेंगे। तो वो चीज है, तो आप उसमें देख सकते हो कि मेरे साथ खूब ट्रेनिंग कर रहे हैं, पढ़े हुए हैं। तो इस चीज का, क्योंकि हम जब ये वैकेंसी 2022 में आई थी, अगस्त 22 में आई थी रविंद्र जी, तो अगस्त 22 में वैकेंसी आई थी, तब हमने तैयारी जब इसमें स्टार्ट करी थी, तब ये जाके 14 मई 2023 को ये पेपर हुआ और इसमें मेरे नंबर थे 114.52, हमारे जो रविंद्र जी हैं उनके नंबर थे 114 या 113 के आसपास। तो हमें पता है कि कवरेज चाहे बेयर एक्ट हो चाहे कैसे ही हो, उसको हमने नोट्स में कन्वर्ट किया है, उनको अच्छे तरीके से कन्वर्ट किया है। उसके बाद में जाके वैकेंसी रद्द हुई। फिर अब जब मान लो रद्द होती है तो हर बार क्या है कि समय सेम नहीं रहता है ना। तो ठीक है, वो टॉप 3 में जाने वाले थे, हम कहाँ 15 पे पहुंच गए, मान लो जो भी है रैंक पे, तो वो चलता रहता है। लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, उसी के पर फिर भी हमने ये देखा कि चलो ये एक्ट बढ़ाने वाला कोई है भी नहीं ढंग से, क्योंकि बेयर एक्ट होता है, ये कानून की लैंग्वेज होती है,
ठीक है। तो मतलब पहले से जो सेंट्रल गवर्नमेंट में था, डब्ल्यू था, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, तो ये जो बेयर एक्ट वाली लैंग्वेज है वो अच्छी तरीके से हम समझ लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं। तो फिर भी हमने कि जब बच्चे कहीं परेशान नहीं हो, और पूरा फ्री पढ़ाया कि भाई चलो ठीक है। और उसके बीच में मतलब जो साथ वाले हैं मुझे खूब उन्होंने डांटा भी था कि यार आपने कंपटीशन बढ़ा दिया, खूब मैसेजेस भी आए हुए। और जब हम आंसर की ये सारी चीजें मिला रहे थे, जब मिल रहे थे, तो स्टूडेंट कहते कि सर हमने आपसे ही पढ़ा था। और हम ही जब उनकी ओमार शीट ये सारी चीज चेक कर रहे थे, तब हमें रविंदर जी, अभिषेक जी हमारे साथ वाले थे, कहते थे भी कि सर आपने कंपटीशन बढ़ा दिया है ना, एक बार सिलेक्शन हो जाए तो फिर आपको, है ना। तो ये एक मजाक की बातें होती थी। बाकी हम ये चाहते थे कि भाई चलो ठीक, हम पढ़ रहे हैं और हमें अच्छे से आता है तो हम डिलीवर भी कर दें। तो यूट्यूब की कोई भी क्लासेस नहीं हटाई जाएंगी, प्रॉपर जो वैसा ही की तैयारी कर रहा है वैसा ही की तैयारी करते रहे। और जो हाँ कि भाई प्रॉपर इसमें क्या है कि जैसे कई बच्चे जो है, जैसे अभी कमेंट भी आए थे कि सर मैं टीचर हूँ, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हूँ, एलडीसी हूँ, मैं आरएस की नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं प्रॉपर, हाँ उन बच्चों के लिए एकदम ये ईओआरओ वैकेंसीज है ना, एकदम उनके लिए सटीक है, आराम से तैयारी कर सकते हो। इस वैकेंसी को ढंग से हमने देखा है, पास से देखा है। मैं यूं कहूं कि इस वैकेंसी को हमने जिया है, ये हमारे बैठ गई, अंदर ही बैठ गई। तो इसलिए आप प्रॉपर विश्वास कर सकते हो। पार्ट बी में आपको 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली, मैं आपको आश्वस्त नहीं, दावा करता हूं इस चीज का, है ना। कि यूं कोई उठ के और आके यूं कह दे कि मैं एक्ट पढ़ा दूंगा और यूं, ये कतई पॉसिबल नहीं है। पहला पेपर था, ये जो पेपर बनाने वाले हैं ये है, स्टार्ट में सिलेबस ये जुड़ाई है 40 नंबर का। तो पेपर क्या है कि उन्होंने थोड़ा इजी दिया है। पार्ट बी भी देखा होगा और बुक देख सकते हो आप, उसमें से आराम से 40 में से 39 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। और न ज्यादा जो आप पढ़ रहे थे, वह जो पुराने स्टूडेंट जिसने पढ़ा भी है, वो 8 जो योजनाएं थी उनको अलग 8 सब्जेक्ट बना दिया था लोगों ने। एक एक योजनाओं के 20-20 पेज के नोट्स बना रखे थे। तो इस जो 8 योजनाएं थी जो होनी चाहिए थी 2-2 पेज की, और उनको बना रखा था 20-20 पेज का, और ये 160 पेज की तो योजनाएं। जहां देखो पता नहीं कंटेंट में कुछ भी लिख रहे हैं, क्यों रविंद्र जी अपनी ये बात भी होती थी इस मामले में। तो और हमने खाली 2 पेज की, और वहीं से योजना वाला बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, है ना। और इसमें तो मैं रविंद्र जी को ही कहूंगा कि जो वो क्वेश्चन अलग गया था, वो मैंने रविंद्र जी को फोन किया, मैंने कहा यार ये रिपोर्ट आई है स्वच्छ लीग वाली, तो ये इसका क्या मामला था। रविंद्र जी बोले नहीं ये स्वच्छ लीग अभी सर्वेक्षण हुआ ही नहीं। तो वो हालांकि ये क्वेश्चन जो एक नहीं आया वो किसी का भी सही नहीं है। उसको ट्रिकी ऐसा कि भाई उसमें उन्होंने पूछ लिया कि स्वच्छ लीग चालू हुई, स्वच्छ लीग, और एक सुपर स्वच्छ लीग था, उसमें सुपर वाला उन्होंने नहीं माना। विशेष श्रेणी की जो लीग थी तो उसमें सबका, किसी ने ऑब्जेक्शन भी लगे, लेकिन वो किसी का भी सही नहीं है। कोई कह दे कि एक्ट में 40 में से 40 सही है, किसी के 40 नहीं सही है, तो वो था ही नहीं। तो मतलब वो एक्ट वाला था ही 39 का। और आप जो बुक है वो देख लो, और इतना बड़ा कुछ नहीं है, सारी चीजें है ना उसमें से बुक में आ गई। तो बुक की जो अपने पार्ट बी की तो बुक मान लो अब और अपडेटेड करके। तो अब ये जो नया जो मान लो कि अब आरपीएससी जो आ रही है, ये पहला पेपर था जो रद्द हो गया, तो वो भी इजी था। और ये पहला तो एक्ट का पेपर गया था, थोड़ा इजी दिया उन्होंने। अब ऐसा नहीं है कि सेम इसी डर्रे पे आप चल जाओ कि ये पेपर पार्ट बी का इजी आया है तो अब की बार भी इजी आएगा, ये कतई नहीं है। अब उनको समझ भी गए हैं और पेपर बनाने, आप देख भी रहे हो, आज सेकंड ग्रेड का आपने पेपर देखा है, तो पेपर हार्ड अब धीरे धीरे हार्ड की तरफ बढ़ेगा। तो पार्ट बी की तरफ है ना, मैं फिर बता रहा हूं आपको, कहीं भी आप ये मत उलझ जाना कि आप कहीं से पार्ट बी ऐसे ही है ना, आप ये सोच रहे हो कि पढ़ लेंगे हो जाएगा। 40 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए सबका तैयार होगा, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, वो सब बराबर होगा, ठीक है। तो ये पार्ट बी में आपको अच्छी तरीके से ये ध्यान रखना है कि कहीं भी आपको भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। तो ये सारी चीज, एक बच्चे का कमेंट था कि सर नोट्स का क्या करोगे, लिखवाओगे क्या, वो सारी चीजें हैं, लिखवाएंगे भी आपको। अगर आपको प्रिंटेड पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिलेगी और लिखवा भी देंगे। सारा प्रॉपर मेंटरशिप, सारी प्रोग्राम इसमें होगा। आपको पार्ट ए प्रॉपर पढ़ाया जाएगा। और आपको पता ही है पॉलिटी, करंट अफेयर और इनसे तो विकास जी के अलावा कहीं पढ़ोगे, क्या ही पढ़ोगे, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। दूसरा पार्ट बी प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ज्यादा है नहीं, इसमें 3 पेपर हुए हैं और वो इजी जी हैं, वो तो है ही। बाकी जो जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1000 प्लस के आसपास जो प्रॉपर तैयार करेंगे वो बुक भी हम निकालेंगे। जैसे थ्योरी की तो बुक हो ही गई आपके, जो है ही अपनी चली रही है, और प्रॉपर 1000 प्लस आपको क्वेश्चंस मिल भी जाएंगे। टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड होगी, इसी में जो सर लास्ट में बता देंगे क्या क्या होगा कोर्स में। और आपको आराम से जैसे आपके डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, ये सारे प्रॉपर जो आप सोच रहे हो ना, आप खुद थक जाओगे कंटेंट से,
है ना। मैं कहता भी हूँ कि आप खुद कह दोगे कि सर बहुत हो गया कंटेंट, कितना दोगे, तो कंटेंट मामले में आप खुद कह दोगे कि सर बस बहुत हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं। दूसरा, और ये सारा मैं अब ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि जो अभिषेक जी जो जितना बता पाएंगे इस जो प्रोफाइल के बारे में, है ना, मैं इतना ये बता सकता हूँ कि ये ईओ बीडीओ कम मतलब बीडीओ और तहसीलदार दोनों का संयुक्त रूप से कार्य करता है, बस ये मैं बता सकता हूं आपको कि ये दोनों मिला लो कि कुछ जो बीडीओ काम करता है अपने आरएस में होता है और कुछ जो तहसीलदार साहब काम करते हैं, उन दोनों का मिला जुला रूप है, इतना बता सकता हूं। बाकी आपको अभिषेक जी बताएंगे, कतई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकायदा विश्वास करके आप आराम से पाठ भी पढ़ सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो। फाउंडेशन बैच चला रहे हैं इसको, और एग्जाम तक की आपकी सी वैलिडिटी रहेगी। और जो सब इंस्पेक्टर वैलिडिटी लाइफ टाइम ही है, फिर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो और भी कोई चीज़ें होंगी तो हम आपको बता देंगे। अब मैं रविंद्र जी को इनवाइट करता हूं, जो हमारे साथ ही थे, और पिछली जो रद्द हुई थी उसमें 113 नंबर थे, और खूब एसीएफ और इंटरव्यू आरएस वगैरह, अभी इससे पहले छात्रावास अधीक्षक थे, तो काफ़ी लंबा अनुभव है। और जो कहते हैं ना कि वैकेंसी हमारे साथ ये जीने वाले हैं, तो हमारे रविंद्र जी भी इन वैकेंसीज को जिया है, खूब अपने डिस्कशन किया है, खूब पूरा। ऐसा नहीं है कि पार्ट बी की जो बुक तैयार की गई है 5-7 लोग यूं कि हम डिस्कस करते थे तब जाके वो बुक तैयार हुई है, ऐसे नहीं है। और उस बुक की लैंग्वेज का क्या मैं बता दूं आपको कि आपको लगता है उस बुक की लैंग्वेज हार्ड है। आप, मैं कह रहा हूं जो बुक है ना, ये फ्लो चार्ट ये है, वो फ्लो चार्ट में रह जाओगे। मैं सही बता रहा हूँ कि बस हाँ कि मैंने जैसे ये है और 3 लाइनें लिख दी फ्लो चार्ट ये करके, कुछ नहीं होगा। कई बच्चों का आया था, लेकिन जिसने पढ़ा है और उनके जो क्वेश्चन वहाँ से आए हैं, बहुत लोगों से मैं आपको मिलाऊंगा, धीरे धीरे सबसे मिलाऊंगा जो पढ़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो सबसे मिलाऊंगा मैं आपको। तो लैंग्वेज आपको हार्ड लगेगी और लगनी भी चाहिए। अगर आपको यूं ही फ्लो चार्ट बना के अगर किसी धारा को मैं 2 लाइन में खत्म करके आपको ये चीज़ें, तो आपको वो बड़ा मजा आएगा कि हाँ ये बहुत सही हो रहा है, एक डायग्राम से बना दे। तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं। बाकी रविंद्र जी आइए और आप बताइए। तो ये रविंद्र जी आपको बता देंगे कि क्या कंटेंट कैसे क्या करना है, और पूरा जो प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बहुत ये भी बता देंगे। ठीक है, तो बहुत एक्टिव है हमारे ग्रुप में भी, वहाँ ट्रेनिंग में भी। रविंद्र जी को कौन नहीं जानता। चलो, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। वैसे तो विकास सर ने और रंजीत सर ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपके कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हो। ईओ की जॉब प्रोफाइल के बारे में वैसे रंजीत सर ने बता ही दिया था। ये कॉम्बिनेशन है किसका किसका, तहसील स्तर पर जो तहसीलदार साहब बैठते हैं वो, प्लस जो बीडीओ साहब, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो क्या होता है, ईओ होता है। इस ईओ वैकेंसी को इतना मतलब डेप्थ लेवल पर जिया है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये रणजीत सर और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं, ये अभिषेक जी भी हमारे साथ में ही हैं। इस एग्ज़ाम को फर्स्ट डे से जब नोटिफिकेशन आया था तब से लेके आज दिनांक तक अभी भी हम ट्रेनिंग के अंदर साथ में ही रहते हैं और फुल एंजॉय भी कर रहे हैं इस ट्रेनिंग सेशंस को। तो जो जर्नी है ईओआरओ की, वो एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव वे में तैयारी की थी। बीच में एग्ज़ाम कैंसिल भी हो गया था, लेकिन हार नहीं मानी और इस पूरे सफ़र को ऐसे एंजॉय के साथ में जिया है ना, जैसे एक मूवी चल रही हो ना, वैसे कि उसके अंदर विलेन भी आए और उन विलेन को पराजित करके फाइनल सिलेक्शन भी लिया। तो क्या क्या कंटेंट पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें तो सेरेमिक एकेडमी पर सारे स्टफ़ और मटेरियल अवेलेबल है ही। पॉलिटी, करंट अफेयर्स विकास सर बहुत अच्छे से आपको बताते ही हैं। और एक्ट के बारे में रंजीत सर ने पिछली बार भी क्लास ली थी। रणजीत जी को मैं हमेशा बोलता था कि सर थोड़ा कंपटीशन कम बढ़ाओ, ऑलरेडी सीट कम है, आप इतना बढ़िया पढ़ा रहे हो कि सीट के अंदर से 2-4 भी आपके स्टूडेंट आ गए ना, तो हमारी तो लंका लगने वाली है। तो ये तो सब मजाक की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो, हमेशा आपको
पॉजिटिव वे में तैयारी करनी चाहिए। यदि आप पॉजिटिव वे में प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटर आपको दूसरे के पास में अच्छा कंटेंट होने की वजह से बीट कर दे जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको एक ही कंटेंट को फॉलो करना है और उसको रिलीजियसली फॉलो करना है। यदि आप सेरेमिक एकेडमी के साथ में कंटिन्यू हो तो ब्लाइंड मतलब आंखें बंद करके आपको सेरेमिक एकेडमी का कंटेंट को फॉलो करना है। और यहाँ रंजीत सर है, मैं हूँ, अभिषेक सर है, और भी बहुत सारे लोग जो हमारे ट्रेनिंग के सेशन के अंदर हमारे साथ में हैं। ड्यूरिंग द होल प्रिपरेशन, जब तक आपकी ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं होगी नेक्स्ट वाली, तब तक हम सारे लोग साथ में ही हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम सारे मिलके उसको एड्रेस करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आएगा उसको क्लियर करेंगे। और मैं एक जर्नी के दौरान एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को लगता है कि कब पढ़ना चाहिए, कब नहीं पढ़ना चाहिए। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं और रंजीत रात को 2-2 बजे तक इसी मैटर को लेकर डिस्कशन किया करते थे कि इसके अंदर क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या और इसको अच्छे से किया जा सकता है, कैसे कंटेंट को और इम्प्रूव किया जा सकता है। वो सारी चीज़ें तो देखो ये पूरी जर्नी जी है। और आप इस चीज़ को विश्वास के साथ में देख सकते हो कि जैसे मैं कैसे आपको बताऊं कि लास्ट टाइम भी है ना, रणजीत जी के 114 नंबर थे और मेरे 113.5 नंबर थे। इस बार भी सिलेक्शन लेके आए हैं। इतनी कम सीट के अंदर 2 बार कोई सिलेक्शन लेके आया है, तो आप मान सकते हो कि उनके पास में इस जर्नी को जीने का और इस पोस्ट में सिलेक्शन लेने का मादा तो है। आप मानते हो कि नहीं मानते हो? डबल बार सिलेक्शन। और हम ट्रेनिंग के अंदर तो हंसते हैं कि जो 2 बार सेलेक्ट हो गया है उनको तो डायरेक्ट कमिश्नर लगाना चाहिए। क्यों रंजीत सर, लगाना चाहिए कि नहीं? अभी रंजीत सर कुछ कमेंट के बारे में बोल रहे थे कि ट्रेनिंग हमारी MNIT कैंपस के अंदर अभी हो रही है और बहुत ही शानदार, मतलब वर्ल्ड क्लास जो ट्रेनिंग होती है ना, उस टाइप की ट्रेनिंग हो रही है। आप MNIT कैंपस के अंदर कभी किसी ने विजिट किया होगा, वहाँ प्रभा भवन बना हुआ है, अमृत सेंटर, वहाँ पर ट्रेनिंग सेशन हो रहे हैं। और मैं रणजीत सर को बोलूँगा कि 1-2 क्लिप बना के भी है ना यूट्यूब चैनल पर शेयर किया जाए, जिससे आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा कि इस सीट के लिए इस तरीके का जो मतलब माहौल है ना वो क्यों बनाया जा रहा है। क्योंकि आप जब ट्रेनिंग देखोगे ना तब आपको फील होगा कि वाकई में ये जो सीट है ना EORO की, वो किसी भी कंडीशन के अंदर SDM से कम नहीं है। आप इस चीज़ को यकीन मानना कि ये SDM से कतई कम नहीं है। आप है ना, अभी हमारा अटैचमेंट में कुछ ऑफ ट्रैक जाके आपको एक बात बताता हूँ। 20 डेज़ की हमारी फील्ड ट्रेनिंग थी। अभी हमारे को अलग अलग नगर पालिकाओं में अटैच किया गया था। मैं 20 डेज़ तक जैसलमेर नगर परिषद में वहाँ कमिश्नर साहब लगे हुए हैं लजपाल सिंह जी, उनके साथ में मेरे को काम करने का मौका मिला। आप मानोगे नहीं, कभी कलेक्टर साहब का फ़ोन आ रहा है, कभी SDM साहब का, ADM साहब का, कभी मंत्री जी का। इतना मतलब आनंद आएगा ना इस सर्विस को। यदि कोई रिलीजियसली इस सर्विस को करना चाहता है ना, तो आपको SDM भी कुछ नहीं लगेगा। अब हो सकता है यहाँ पर विकास जी खुद तहसीलदार लगे हुए, उनको ऐसा फील हो रहा होगा कि मेरी सर्विस को ये डाउन कर रहे हैं, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि EO जैसी सर्विस है ना, या तो कलेक्टर होता है ज़िले में या फिर कमिश्नर होता है। रियली बता रहा हूँ कि या कलेक्टर होता है नहीं तो कमिश्नर होता है। बहुत सारे मैटर के अंदर तो एक बार तो कमिश्नर साहब अड़ जाए ना तो कलेक्टर साहब को भी पीछे देखना पड़ता है कि साहब लैंड तो उन्हीं के पास में है। तो बिल्कुल ऑफ कोर्स आपको सारी गाड़ी भी मिलेगी, बंगला भी मिलेगा, और जो फैसिलिटी मिलती है ना वो सारी फैसिलिटी EO को और कमिश्नर को मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है वीडियो पावर। ऐसा प्रमोशन देखो, अभी शुरुआत के अंदर आपको जो भी अभी अपनी जो वैकेंसी आएगी उसके अंदर EO 4th पर है ना, मतलब आपको लगाया जाएगा। उसके बाद EO 3rd, EO 2nd, देन कमिश्नर, और फिर देन सीनियर कमिश्नर। तो ये सारा प्रोसेस रहता है प्रमोशन का। और प्रमोशन भी नॉर्मली 4-5 साल से हो ही जाता है। और अभी जैसे लास्ट 2008 बैच के अंदर जो सबसे पहले EO लगे थे वो सारे के सारे आज के टाइम में कमिश्नर बने हुए हैं, और संबंधित सारे के सारे नगर परिषद के अंदर कमिश्नर का चार्ज संभाल रखा और बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं सारे के सारे हमारे सीनियर। तो और कुछ किसी का कमेंट हो रंजीत सर? किसी
ईओ देखो, ईओ और आरओ के अंदर आज के टाइम में तो देखो कोई फ़र्क नहीं है, सारे के सारे आरओ भी ईओ का चार्ज लेके बैठे हुए हैं। आरओ रेवेन्यू ऑफिसर एक टेक्निकल पोस्ट है। किसी भी आप नगर पालिका या नगर परिषद में जहाँ पर भी काम करोगे, आपको रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम होता है ना, वो कौन काम करता है? आरओ काम करता है। रेवेन्यू कलेक्शन कैसे, आपको यूडी टैक्स कलेक्ट करना है, कौन कौन से टैक्सेस लगाने हैं, यूजर चार्जेस कैसे लगाना है, वो सारा जो भी काम करता है वो आरओ काम करता है। और जो ईओ है, ईओ नगर पालिका बोर्ड के अंदर लगता है। जो हमारी नगर पालिकाएँ होती हैं ना, वहाँ ईओ रहता है। ईओ क्या काम करता है? ईओ और आरओ दोनों का काम करता है। और जो आरओ होता है वो नगर परिषद के अंदर ही लगता है या नगर निगम के अंदर लगता है। तो आप यदि कहीं के ईओ लगोगे तो आपको ईओ और आरओ दोनों का काम करना है। और यदि आप परिषद में लगोगे तो आपको कमिश्नर साहब के अंडर में रह के आरओ का काम करना पड़ेगा। और आरओ मैंने अभी बता ही दिया आपको, एक टेक्निकल पोस्ट है जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता है। तो बाकी बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, दोनों आरएमएस की सर्विस है। और आज के टाइम में बहुत सारे जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो सारे के सारे ईओ का चार्ज भी लेके बैठे हुए हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और इसके साथ में ही अभिषेक सर को इनवाइट करूंगा, जो अच्छे से उन्होंने, अभिषेक सर ने 5-6 साल नगर पालिका के अंदर ही काम किया हुआ है। श्री माधोपुर के अंदर सर पोस्टेड थे पहले, और अभी मेरे साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सर प्लीज़ कम। Thank you so much, sir. Good evening, everyone. First of all, मैं मेरा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक सैनी है और बेसिकली मैं श्री माधोपुर सिक्कर से बिलोंग करता हूँ। और पढ़ाई की बात करूँ तो मैंने ग्रेजुएशन किया है, सिंपल ग्रेजुएशन किया है। वैसे तो टेक्निकली बीसीए किया है, लेकिन बीसीए जब किया 2011 में, और कंपटीशन के क्षेत्र में लगभग 2015 में मैं आया, तब तक बीसीए में जो पढ़ा लिखा था वो सब कुछ भूल चुका था। तो चीज़ ये कि दिमाग में थी कि कोई ना कोई नौकरी पानी है। ये बातें लगभग मैं बता रहा हूँ आज से लगभग 9-10 साल पहले की बातें हैं। आज 2025 में हम बात कर रहे हैं। 2015 में मैं कंपटीशन के फील्ड में आया, और पारिवारिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि कोई भी जॉब चाहिए। बहुत सारे बच्चे रिलेट कर रहे होंगे मेरे से कि ईओआरओ है या फिर और कोई वैकेंसी है, कुछ आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले मिडिल क्लास फैमिली में ये चाहिए कि कोई जॉब होनी चाहिए ताकि घर हमारा चल सके। यही माइंडसेट मेरा था और मैंने प्रिपरेशन शुरू करी। और 2015 में वैकेंसी आई थी डीएलबी की, स्वायत्त शासन विभाग की। काफ़ी सारी वैकेंसी थी, उसमें ईओ की वैकेंसी भी थी, आरओ की भी थी, एआरआई की वैकेंसी भी थी, जैसा कि सर बता रहे थे। अभी मंत्री जी ने जवाब दिया है अभी किसी क्वेश्चन का विधानसभा में, तो ये काफ़ी सारी वैकेंसी आई हुई थी। उसमें एक वैकेंसी थी एलडीसी, लोअर डिवीज़न क्लर्क, सब जानते हैं। तो क्लर्क का मैंने फॉर्म भरा। रीज़न ये था कि मुझे ये पता नहीं था कि ईओ क्या होता है या आरओ क्या होता है। इवन ये भी मुझे नहीं पता था कि एआरआई या आरआई क्या होता है। तो मैंने एलडीसी का फॉर्म भरा और उसकी प्रिपरेशन करी और फाइनल मेरा सिलेक्शन हुआ। पिछले 9 साल से मैं ये जॉब कर रहा हूँ। बात करते हैं ईओ आरओ की, तो मुझे पहले ये पता नहीं था कि ईओ क्या होता है, जबकि मेरा घर भी जो है वो नगर पालिका क्षेत्र में ही है, लेकिन मुझे कभी डायरेक्ट टच मिला नहीं कि ईओ क्या होता है और क्या पावर्स होती हैं उसकी, क्या उसका कार्य क्षेत्र होता है। लेकिन जब मैं नगर पालिका में पहली बार गया और मैंने देखा कि एक्चुअली में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या होता है, सेक्रेटरी नगर पालिका का नगरीय निकायों में जो होता है वो क्या होता है, तब मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि अपन को वो फॉर्म लगाना चाहिए था और ये मुझे तैयारी करनी चाहिए थी। एंड देन कोई नहीं, आगे मैंने जॉब को कंटिन्यू किया और उसके बाद में शायद ये पहली वैकेंसी है और कहीं ना कहीं मेरी नज़रें थी कि जब भी ये वैकेंसी आएगी वापस तो मुझे इसका फॉर्म लगाना चाहिए। और अभी तो बाबूजी बन गए, लेकिन ऑफिसर कहीं ना कहीं अंदर ये लग था कि
जन्म हुआ है तो कोई भी मूवी हम देखते हैं, मैं हमेशा मेरे दिमाग में मैं एक बात ज़रूर शेयर करूंगा आपसे। कोई मूवी हम देखते हैं तो सबसे पहला जो कैरेक्टर हमें पसंद आता है वो उस मूवी का हीरो होता है। हम कभी भी किसी जूनियर आर्टिस्ट को पसंद नहीं करते, हम हीरो को पसंद करते हैं। और नगर पालिका में बात करूं तो नगर पालिका का हीरो तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही है, बाकी तो सारे जूनियर आर्टिस्ट हैं। इसका रीज़न भी ये है कि आप एक डिसीजन अथॉरिटी हैं। मैं बात करूंगा, सर कह रहे थे कि बताना आप थोड़ा कि ईओ क्या है, नगर पालिका में ईओ का क्या काम होता है। तो मैं आपको बता दूं, नगर पालिका में या जिस शहर में भी आप पोस्टेड होते हैं, अच्छा पहली बात तो ये है कि डीएलपी स्वायत्त शासन विभाग जो है ना, वो जितने भी शहर हैं राजस्थान में उनका मैनेजमेंट देखता है। आप ये समझिए, उनमें जो भी योजनाएं हैं उनके लिए कार्य करता है, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको सर्व करता है। नगरीय निकायों में, शहरों में आप पोस्टेड होंगे। और क्या ईओ होता है वो बताना चाहूँगा आपको कि ईओ जो है, शहर में रहने वाले हर एक व्यक्ति मतलब वहाँ रहने वाला एक छोटे से छोटा बच्चा और वहाँ रहने वाला सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, उसको काम पड़ेगा ईओ से। हम छोटी सी भाषा में कहते हैं कि ईओ जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर एक इंसान के काम में आने वाले व्यक्ति हैं। तो आप इस बात से ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आप एक ऐसे ऑफिसर बन सकते हैं कि आप हर एक व्यक्ति को सर्व कर सकते हैं। आपको एक ऐसा मौका मिलेगा कि आप ज़मीनी स्तर पे शहरों में रहने वाले लोगों को अपनी सर्विस, अपनी काबिलियत से उनको सर्व कर सकते हो। बहुत सारे काम ईओ करता है। सर कह रहे थे कि बताना ज़रूर कि ईओ क्या करता है, तो मैंने बताया कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सारे काम ईओ से पड़ने वाले हैं। दूसरी बात, लैंड से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो ईओ से पड़ने वाले हैं। सरकार क्या करती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो पॉलिसी बनाती है, लेकिन लागू कौन करेगा? लागू गवर्नेंस करती है उसको। और शहरों की अगर मैं बात करूं तो शहरों में उसको लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का है। तो आप ये समझिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, आप जितनी भी योजनाएं सरकारें बनाएंगी उनको शहरी क्षेत्र में हर एक व्यक्ति तक, जमीनी स्तर के व्यक्ति तक, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का काम ईओ करता है। आप प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो वास्तव में जमीनी स्तर से जुड़ करके उस योजना को कितना इंप्लीमेंट कर पाता है। वो योजना, मैं तो ये सीधा सीधा कहूँ कि जो फील्ड में जो वर्क कर रहा है, जैसे कि फील्ड में वर्क करने वाले या एग्जीक्यूट करने वाले जो लोग हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, तहसीलदार हैं। अगर मैं थाने में बात करूं, पुलिस में बात करूं तो एसएचओ है, और शहरों में बात करूं तो वीडीओ और वीडीओ है। गांव में बात करूं तो वीडीओ और वीडीओ है। तो ये ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले लोग हैं जो वास्तविक जो गवर्नमेंट जो योजनाएं बनाती हैं उनको वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। इक्विलेंसी की बात करूं तो इक्विलेंट मान सकते हो आप, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो ईओ 4th की जो वैकेंसी जो होती है वो सीधी भर्ती से भरी जाती है। बाकी ईओ 2nd, ईओ 3rd और कमिश्नर, ये प्रमोशन की पोस्टें हैं। तो एक बार आप ईओ 4 भर्ती हों, उसके बाद में आपके प्रमोशन कमिश्नर तक होंगे। वो सारे प्रमोशन के ही पद हैं। ईओ 4th इक्विलेंट है, मैं मान सकता हूं कि आप मान सकते हैं, तहसीलदार की इक्विलेंट है एक पोस्ट। और जब आप प्रमोट होकर के कमिश्नर बन जाएंगे तो डेफिनेटली ये एसडीएम के इक्विलेंट पोस्ट रहती हैं। और जैसा कि हम देखते हैं, जैसे मैंने काफ़ी सर्विस करी, मैं बताऊँगा, मैंने जब फॉर्म अप्लाई किया था तो लगभग मुझे 6 साल हो गए थे। मुझे 6 साल हो गए थे सर्विस में, 6 साल हो गए। और 2015 लास्ट या 16 में शायद मैंने लास्ट किताब जो है पकड़ी थी। उसके बाद में सिलेक्शन के बाद में जॉब में लग गए और कुछ कर नहीं पाया। और जब भी वैकेंसी आई तो माइंडसेट बनाया कि चलो अब फॉर्म अप्लाई करना है और ईओ ही बनना है। क्योंकि मैंने एक्चुअल में देखा है कि 6 साल की सर्विस में देखा है कि ईओ के पास कितनी पावर है। और ईओ एक डिसीजन अथॉरिटी है। ईओ डिसीजन कर सकता है कि मुझे क्या करवाना है। कंपटीशन से बाहर था और आपको पता है कंपटीशन में तो हर एक साल में कुछ नयापन आ ही जाता है। और स्पेशली कोरोना के बाद में अगर बात करें तो कोरोना के बाद में तो एजुकेशन जो है उसका नक्शा ही चेंज हो गया कि किस तरह से जो आप देख पा रहे हैं, अभी मैं ऑनलाइन ही बात कर रहा हूँ, शायद ये ऑनलाइन का इतना क्रेज़ था नहीं या इतना ऑनलाइन एजुकेशन थी नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि मैं 6 साल से कंपटीशन से बाहर हूँ, मैं कैसे प्रिपरेशन करूँगा।
एक बड़ा सवाल ये था कि जो लोग या जो बच्चे जो फ्रेश हैं, अगर मेरी एज अभी 34 हो गई, जब मैंने शुरू करा था ये ईओ की प्रिपरेशन 31 की एज में था। कुछ बच्चे जो अभी ग्रेजुएट होकर के आ रहे हैं, स्किल्ड हैं, मेमोरी पावर मेरे से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो मेरे से आगे ही होंगे। लेकिन माइंड में एक ही चीज़ थी कि ईओ अगर बनना है, टारगेट अगर ये सेट करा है, गोल अगर मैंने ये सेट किया है, तो लेट चलूँगा भले ही, लेकिन लेट पहुँचूँगा नहीं। और निश्चित रूप से सर ने बताया, दोनों ही बार हम सिलेक्ट हुए। सर रविंद्र जी भी हैं, रणजीत जी भी हैं, पिछली बार के एग्ज़ाम में भी हम सिलेक्ट हुए और अभी भी हम सिलेक्ट हुए। तो लास्ट अगर 3 साल में बात करूं तो शायद पिछले 50 सालों में 3 साल के अंदर 2 ईओ की एग्ज़ाम क्रैक करने वाले शायद हम ही लोग हैं। तो खैर, लगातार 2 बार क्रैक करिए एग्ज़ाम। इसमें एक बात ये भी है कि ये कोई तुक्का नहीं है, ठीक है। तो ये हो सकता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और लग गया होगा तुक्का, और जब भी आप सिलेक्ट होते हो आपको पता ही है, समाज सोसाइटी में बातें होती हैं कि शायद तुक्के से हो गया, ये कैसे हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। वो जॉब करते हुए कैसे सिलेक्ट हो सकता है, या फिर वो तो उसके तो 10th में 2nd डिवीज़न था, ये कैसे पॉसिबल है, या उसमें बाई ग्रेस पास हुआ था वो अपने कॉलेज में, तो पॉसिबल कैसे है। तो ये 2 बार अगर हम कंटिन्यूसली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये बात है कि कोई तुक्का नहीं है। और जहाँ तक अगर मैं बात करूँ इसकी सिलेबस की, तो सिलेबस का आपको पता है, कुछ लोग बात भी कर रहे थे अभी सिलेबस चेंज हुआ तो क्या होगा। चेंज हुआ तो फिर उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि 99.99% पॉसिबिलिटी नहीं है कि सिलेबस चेंज होगा। अगर चेंज हुआ तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट कर ही दिया जाएगा। विकास सर ने एक बात कही थी अभी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि सिलेबस जो है इसका बहुत ही नैरो है। जब मैं इसमें सफल हो पाया, ये भी एक रीज़न है कि सिलेबस बहुत नैरो था। आरएस में सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, इसमें सिलेबस बहुत ही छोटा सिलेबस है, नैरो सिलेबस है। उससे क्या हो सकता है कि जो लोग काफ़ी मतलब जॉब प्रोफाइल में हैं और बहुत सारा समय नहीं दे सकते, क्योंकि सब्जेक्ट भी ज़्यादा नहीं है, सब्जेक्ट भी कम है, और जो भी सब्जेक्ट है उसमें टॉपिक भी कम है, सिलेबस बहुत छोटा है। आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया भी नहीं है, जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक आप एटलीस्ट एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर ही लोगे। और दूसरी एक और बात, सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट सर ने बताया कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि पिछली बार 9 महीने दिए थे एग्ज़ाम के लिए। 24 अगस्त 2022 को ये नोटिफिकेशन आया था और ये एग्ज़ाम 14 मई को लगी थी, 14 मई 2023 को लगी थी। लगभग 8 से 9 महीने थे। अभी भी अगर नोटिफिकेशन आएगा तो डेफिनेटली आपको 7-8 महीने का टाइम तो जरूर दिया जाएगा। जब नोटिफिकेशन आया सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो वो 1 महीने में एक्चुअली में तैयार हो सकता है। लेकिन बड़ी समस्या ये है कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैं सर्विस में हूँ, अभी मुझे 9 साल हुए, ऑफिशियल जो लैंग्वेज चलती है, हम ड्राफ्ट जो बनाते हैं, चिट्ठियां जो जाती हैं, लेटर जो जाते हैं, उसमें इस तरह की लैंग्वेज आती है। एक्ट हम पढ़ते हैं, कोई सर्कुलर आता है, उस तरह की लैंग्वेज आती है। लेकिन जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन, उनके लिए समस्या है कि वो जो बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आती है। तो उसके लिए क्लासेस लग रही हैं, रणजीत सर की मैंने क्लासेस देखी, और वास्तव में बिल्कुल उसको लैंग्वेज को अगर एक्ट से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो एक बार क्लास देखें और फिर बेयर एक्ट पढ़ें तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि एक बार क्लास देखें, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कई बार हम उसको इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते, क्या कहना चाह रहा है, उसका भाव नहीं समझ पाते। अगर उसका इंटरप्रिटेशन सही से हो गया एक्ट का तो आप समझ जाएंगे, और जब उसको रियल लाइफ में आप उसको अटैच कर लोगे कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है, तो डेफिनेटली आप एक्ट को समझ जाओगे। तो एक्ट मतलब रटना नहीं है, आप उसको समझें पहले। और निश्चित रूप से आप कहीं शहर में, गांव में रह रहे हैं तो आप उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करें कि ये एक्चुअल में हाँ ऐसा होता है, हमने देखा तो है एटलीस्ट कि एक्चुअल में ऐसा होता है, ऐसी सोसाइटियाँ बनती हैं, और सफाई के लिए ऐसा होता है, हर एक चीज़ के लिए, आवारा कुत्तों के लिए हाँ वास्तव में पकड़ने तो आती है पालिका की टीम कभी कभी, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्ट में क्या क्या है। और जब आप समझेंगे एक सरल लैंग्वेज में, उसके बाद में आप बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली एक्ट का सोल्यूशन भी, एक्ट भी आपको ईजी लग जाएगा। बाकी 1 महीने में अगर आप डेडिकेशन से पढ़ते हैं तो 1 महीने के अंदर निश्चित रूप से आप एक्ट को पढ़ सकते हैं, एक एक्ट की तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले 2-4 की पॉइंट्स हैं वो मैं बताना चाहूँगा आपको। कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई हाँ, काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं और डेफिनेटली पूछना चाह रहे होंगे कि भाई ईओ की तैयारी करें, कैसे करें, क्या है, कुछ सिलेबस अलग है और सेकंड पार्ट में थोड़ी दिक्कत है। तो देखो, सबसे पहले तो भाई साहब आपको चूज करना पड़ेगा
आपको चूज करना पड़ेगा कि इस वैकेंसी में आपको तैयारी करनी है कि नहीं है, पहले माइंडसेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले चूज करें और माइंडसेट करें और कॉन्फिडेंट रहें। कॉन्फिडेंट इन द सेंस मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपने चूज कर लिया कि मुझे करना है, मैं बताऊँ 24 अगस्त को ये 24 अगस्त 2022 को ये नोटिफिकेशन आया था और मैं जॉब करते हुए कोई साइड बिजनेस भी कर रहा था और वो संयोग कुछ ऐसा था कि वो साइड बिजनेस जो है मेरा धीरे धीरे डाउन हो रहा था। मुझे उसी टाइम पे डिसीजन लेना था कि या तो मुझे ये प्रिपरेशन कर सकता हूँ जॉब के अलावा, या फिर मैं ये बिजनेस जो है मेरा उसको थोड़ा और उठाने के लिए या बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ कर सकता हूँ। जब नोटिफिकेशन आया उस दिन से 3 दिन तक लगातार मैंने ये सोचा कि मुझे करना क्या है। मैंने चूज किया 3 दिन के बाद में कि मुझे ये जॉब की प्रिपरेशन ही करनी है, मुझे ईओ बनना है। उसके बाद में मैंने उस बिज़नेस को साइडलाइन किया और उसकी तैयारी मैंने शुरू करी। जब तैयारी शुरू करी, आपके माइंड में, आपके दिमाग में और चीज़ें नहीं आनी चाहिए। आपने देखा होगा जब आप शादी बारात में जाते हैं तो घोड़ा जो होता है उसके चारों तरफ ढोल बज रहे होते हैं और घोड़े का मालिक उसके यहाँ पे कुछ लगा देता है सामने, आपने देखा होगा यहाँ कुछ लगाता है ताकि वो डिस्ट्रक्शन नहीं हो। अगर आप चूज कर लेते हैं, आपने सोच लिया है तो कोई डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। उसके बाद में आपको आपका गोल ही दिखाई देना चाहिए। और मेंटरशिप आपको पता है ये प्लेटफॉर्म कैसा है, सिरेमिक एकेडमी। डेफिनेटली मैं सर विकास सर को जानता हूँ और काफ़ी टाइम से जानता हूँ और विकास सर की जो शैली है पढ़ाने की, वो मुझे लगता ही नहीं है कि वो पढ़ा रहे हैं क्या। वो कभी भी जब मैं इनको स्क्रीन पे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वो तो साथ में बैठ के कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। और जब ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो बातें बन जाती है और बातें हमेशा याद रहती हैं। लेक्चर याद रहे ना रहे, बातें हमेशा याद रहती हैं, हमने बैठ के क्या क्या बातें करी थी। तो पढ़ाने की जो शैली है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने तो डिस्कस ही करी थी, ये तो बातें ही कर रहे थे हम बैठ करके। और पढ़ाने की शैली नो डाउट बहुत अच्छी है। ईओ की जॉब के साथ तैयारी का मैंने बताया। ट्रेनिंग के बारे में रविंद्र जी ने बताया। ट्रेनिंग अभी हमारी एमएनआईटी में हो रही है, आरएस के बैच की, और कोई अकाउंटेंट का बैच है उसकी ओटीएस में ट्रेनिंग चलने के कारण से हमारी ओटीएस में ट्रेनिंग नहीं हो पाई। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा 2008 से लेकर के 2013 और 2016 वाला बैच, उनकी सबकी ट्रेनिंग ओटीएस में ही हुई, चाहे वो उदयपुर ओटीएस में करवानी पड़ी हो। मैं ये मान रहा हूँ कि नेक्स्ट जो बैच आएगा उसकी ट्रेनिंग ओटीएस में ही हो, और मेरी तो ये शुभकामनाएं भी हैं ओटीएस में ही होनी चाहिए। बाकी नो डाउट ओटीएस से अच्छा कैंपस एमएनआईटी का है जो हमें भी कर रहे हैं। ट्रेनिंग मैं बताऊं आपको, पहले जो ट्रेनिंग हुई थी 2008 बैच की अगर मैं बात करूं तो उसकी ट्रेनिंग लगभग 6 महीने की हुई थी। और अभी जो ट्रेनिंग है 1.5 से 2 महीने की, 1.5 से अभी 45 डेज की हमारी ट्रेनिंग चल रही है। ज़रूरत पड़ी तो बीच बीच में ट्रेनिंग्स और भी होती रहेंगी। अभी 45 डेज का शेड्यूल चल रहा है। प्रमोशन के बारे में सर ने बताया। ईओ 4 जो है भर्ती, वो ईओ 4 जो पोस्ट है वो सीधी भर्ती का है। बाद में ईओ 4 से आप ईओ 3rd प्रमोट होते हैं, उसके बाद में 2nd, और उसके बाद में कमिश्नर का आपको पता है नगरीय निकाय जो हेडक्वार्टर पर हैं, जिला हेडक्वार्टर पर हैं, वहाँ पे कमिश्नर पोस्ट होती है। और अगर मैं बात करूँ निगम में, तो निगम में जो है कमिश्नर की जो पोस्ट होती है नॉर्मली एक आईएएस की पोस्ट होती है, लेकिन उनके सबऑर्डिनेट जो पोस्ट होती है डिप्टी कमिश्नर, तो डीसीएम बोलते हैं उसको। डिप्टी कमिश्नर जो कमिश्नर होते हैं वो डिप्टी कमिश्नर निगम के क्षेत्र में। और नगर परिषद में बात करूँ तो कमिश्नर उनको कहते हैं। तो कमिश्नर इक्विवेलेंट टू एसडीएम के इक्विवेलेंट होता है। और आपको पता होना चाहिए कि स्वायत्त शासन विभाग के अंदर जो कमिश्नर की जो पोस्ट होती है उसमें कुछ पोस्ट जो हैं रिजर्व हैं एसडीएम के लिए, एसडीएम आरएस के लिए हैं। तो आरएस के लिए पोस्ट के लिए रिजर्व, तो आरएस और नगर पालिका सर्विस के आरएमएस के कमिश्नर वो एक ही पोस्ट मिलती है उनको यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर की। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया आपको। सिलेबस के बारे में नैरो सर ने बताया, बहुत नैरो सिलेबस है, बहुत अच्छा है। जितनी बार अभ्यास करोगे उतने ही परफेक्ट होते जाओगे। सिलेबस छोटा है। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको बहुत जल्दी कवर कर लोगे, और जितनी बार आप रिपीट करोगे उतने आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। सेकंड पार्ट के लिए मैंने बता ही दिया, बेयर एक्ट आप पढ़ो। बेयर एक्ट अगर नहीं समझ में आ रहा तो उससे पहले बहुत अच्छी बात है कि सर ने जो क्लासें लगा रखी हैं, अच्छा वो क्लासें जो बताई मैंने भी इनकी यूट्यूब की क्लासें देखी, तो क्लास में जो है ऐसा नहीं है कि आधा घंटा पढ़ा और उसके बाद में फिर क्लास ले ली। उस जगह देखा प्लेटफॉर्म में उनको खुद को नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें पढ़ करके आते हैं, पढ़ के आने के बाद में उसको बताते हैं, पढ़ते कुछ हैं बताते कुछ और समझ में कुछ आता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। एक्ट जो सर ने पढ़ा वो पढ़ाने के उद्देश्य से मेरे हिसाब से कम पढ़ा और खुद के सिलेक्शन के लिए ज़्यादा पढ़ा, जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है। और वो एक्ट जो पढ़ाया वो किस तरीके से पढ़ाया, क्योंकि उस एक्ट को घोट दिया था। आप सोच नहीं सकते जिस तरह से पॉलिटी आज के टाइम पे पॉलिटी के क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं। पॉलिटी में आप ये नहीं सोच सकते कि शायद मुझे कोई क्वेश्चन ऐसा भी मिल जाएगा कि ये कौन सी धारा है या उसको कहेंगे कौन सा सेक्शन है, शायद ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तो एक्ट में
2 बार हमारा एग्जाम हुआ, दोनों बार हमने क्लियर किया और दोनों बार ही बहुत सरल सवाल पूछे हमें, लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है अगली बार आरपीएससी कैसा रुख बदल ले अपना। अगर अंदर से सवाल आ गया ना तो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं निश्चित रूप से आपके 30 में से 10 नंबर भी आ जाएं तो मैं तो गनीमत मान रहा हूँ, 5-7 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर देते हो। तो एक्ट को पहले हमने घोट करके पिया है, एक एक लाइन एक एक शब्द का मतलब हमने निकाला है और 2-2 3-3 घंटे हम डिस्कस करा करते थे, खुद के हाथ से नोट्स बनाए हैं। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं इसको शॉर्ट कर देंगे, जो बात कहना चाह रहे हैं उसको शॉर्ट नहीं कर रहे हैं हम, सारा सारांश उसमें आना चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए, जो नोट्स में नहीं लिखी हुई है वो भी समझने के अकॉर्डिंग जब उसको पढ़ें तो वो समझ में आ जाएगी हाँ एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है। अगर आप समझ गए एक्ट कहना क्या चाह रहा है, ये धारा क्या करना चाह रही है, तो निश्चित रूप से आप उसको क्वेश्चन को जब भी एग्जाम में आएगा तो उसको सोल्व कर देंगे। और कोई अगर बात आपको पूछनी है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। मैं देख रहा हूँ सर कोई विशेष अगर कोई कमेंट है तो आप बता दीजिए प्लीज़, मुझे इसके बारे में थोड़ा कम पता है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथी अभिषेक जी का, रविंद्र जी का। तो जॉब प्रोफाइल के बारे में जितना अभिषेक जी बता सकते थे उतना शायद मैं नहीं बता पाता, है ना। तो बहुत अच्छी सारी बहुत चीज़ें बताई आपको, और कैसे क्या प्रमोशन होते हैं, क्या जॉब प्रोफाइल होती है कैसे, और ये भी बता दिया आपको पढ़ना कहाँ से है, ठीक है ना। और बाकी मैं कई कमेंट देख रहा हूँ कि सर की ईओ रैंक 8 शाहरुख जी से मिलाए, हुसैन जी से, उनसे। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ फिर कि जो भी आपका ये फाउंडेशन बैच होगा ईओआरओ का, उसमें डेफिनेटली आपके जो मेंटोर होंगे वो सारे सिलेक्टेड लोग होंगे। तो आप जो अगर शाहरुख जी के साथ अगर आप कंफर्टेबल हैं तो शाहरुख जी आएंगे आपके साथ, है ना, आपको डिस्कशन करने। दूसरी तो जो भी टेस्ट सीरीज है उसमें तो सारे जो सिलेक्टेड लोग ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको यूँ मतलब हल्के में छोड़ दिया। बाकायदा प्रॉपर सारी गाइडेंस, चाहे वो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हो, चाहे आपके थ्योरी क्लासेज हों, चाहे ऑफलाइन मीट में ऑफलाइन क्लासेज लगाने की बातें हों, सारी चीज़ें आपके अंडर द गाइडेंस ऑफ सिलेक्टेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में होगी, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें होने के बाद में बात करते हैं कि कोर्स में क्या फीस होगी। ये सब बच्चे लगभग के तो यही है कि क्या रहने वाला है ये वाला, हाँ। तो ये ईओआरओ फाउंडेशन बैच चलेगा और 10 सितंबर से स्टार्ट होगा। और विकास जी हैं, परिचय के मोहताज हैं नहीं, सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात हो जाएगी। और पॉलिटी में और एक कई ये भी आ रहे थे बीच में कि सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। तो जब ये पेपर हुआ तो मैं आपको बता दूं, पेपर होते ही आज भी हमें याद है कि जैसे हम सेंटर से निकले थे तो अभिषेक जी ने सबसे बात हुई थी, तो 1-2 लड़कों से जब बात हुई तो उन्होंने 100+ नंबर बताए और पेपर आया भी ऐसा ही था। करंट अफेयर भी पता नहीं कहाँ से आया था। तो सबसे पहले हम फ़ोन जो किया था हमने तो विकास सर को ही किया था, मुझे आज भी याद है। और मैंने विकास सर से पूछने के बाद में रविंद्र जी को इनको बताया था, सर ने बोला कि 87 से लेके 90 तक कट ऑफ जाएगी आपकी, एक ही बार में इन्होंने। और ये कट ऑफ कैसे निकली है, ऐसे नहीं है कि आए यूट्यूब पर पेपर हो गया और बता दिया ये लो 95 कट ऑफ, 100 कट ऑफ, इन्होंने तो 103 105 भी बताई थी, कोई क्या बता रहा है। जो हमारी पूरी टीम होती है, जैसे मान लो कि ज्योग्राफी का सेक्शन था, ज्योग्राफी के टीचर को ही बैठाया, पॉलिटी का है तो सर ने बताया, ठीक है। करंट अफेयर ने सर ने खुद ने ये भाई एडमिट किया कि भाई हमारे जो करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन से हमारी मैगजीन में से 12 क्वेश्चन आए, बाकी 8 का हमें पता ही नहीं कहाँ से आए। बिल्कुल एडमिट करने वाले सर खुद थे और टेलीग्राम पे भी डाला और उन्होंने बताया भी कि 8 क्वेश्चन जो है वो नहीं है हमारी, तो और वो कहीं से भी नहीं थे। और कोई ये दावा कर दे कि उसमें 10+ किसी से क्वेश्चन किसी और दूसरी मैगजीन से थे, तो हम बैठे हैं, हमारे खुद के 9% सही हुए, 8% सही हुए, तो सर से ही पढ़े थे। तो ये चीज़ें तो ये बच्चे पूछ रहे थे करंट अफेयर। अब ये करंट अफेयर, पॉलिटी और इकोनॉमिक सर्वे, इस चीज़ में आप कहीं जा रहे हो ना दूसरी जगह, तो आप खुद का घाटा कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो। लिमिटेड कंटेंट आपको रखना है। बार बार हम हर क्लास में कहता हूँ, ऑफलाइन भी कहता हूँ कि कंटेंट एक ही रखो। मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर यहाँ से नहीं आया ना, वो कहीं से नहीं आएगा, चाहे आप देख लो, चाहे आरपीएससी के जो पेपर आ रहे हैं वो। तो ये चीज़ हो गई। पार्ट बी में अभिषेक जी ने भी बता दिया, और भी जो लोग आएंगे, और मैं आपको बता देता हूँ पार्ट भी पूरा डेमो तो 1 क्लास का 2 क्लास का तो लोग देते, पूरे एक्ट का डेमो पढ़ा है, आराम से पढ़ सकते हो। उसमें जो मैंने कराया न, तो उसमें एक बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि फालतू की बकवास चल रही है, 5-10 मिनट कहानियाँ चल रही, स्टोरी चल रही है। आप बेयर एक्ट मेरे इसमें क्या स्टोरी बताओगे, क्या आप मतलब चुटकुले सुनाओगे, कहानियाँ सुनाओगे। तो प्रॉपर आपके जो पार्ट बी का है, ये तो चलो कि भाई चलो ठीक है कि उस हिसाब से ज़्यादा की रिकॉर्डेड क्लास आपको दे दी कि बच्चे है ना कम समय में ज़्यादा पढ़ सके, तो हमने उसको बहुत कम समय में कि रिकॉर्डेड करके आपको
डाली, उसमें सारी धाराएं याद करवाई, सारी प्रॉपर जितनी भी धाराएं वो पूरी तो धाराएं याद करवाऊंगा। एक एक जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव, एक एक धारा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो सोल्व करवाए जाएंगे आपको। पूरी एक्ट तो पढ़ाई जाएगा, चाहे उसमें योजनाएं हो, चाहे वो 3 रूल्स हो, सारी चीज आपको पढ़ाई जाएंगी। तो पार्ट बी तो बिल्कुल आप आंख बंद करके, और जो अपना पार्ट ए है आंख बंद करके सेरेमिक एकेडमी पे विश्वास कर सकते हो। सारे सिलेक्टेड लोगों से आपको मिलवाया जाएगा। प्रॉपर जो हमारा ये भी रहा है कि चाहे टेस्ट सीरीज चलाओ, हाइब्रिड मॉडल पे रहती है, ऑफलाइन देना चाहिए वो ऑफलाइन दे के आ सकता है, ऑनलाइन देना चाहिए ऑनलाइन दे के आ सकता है। ऑफलाइन देने आते हो तो हम वहाँ मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं। और कोई लगता है कि भाई जैसे मान लो कि वो परचेज वाला रूल है वो थोड़ा हार्ड पड़ता है, तो उसकी ऑफलाइन क्लास लगा देंगे, टेस्ट सीरीज वहीं डिस्कशन करवा देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये इसमें रहेंगी आपके, ठीक है। रही बात कि सर हम पार्ट बी का अलग से लेंगे, अभी पार्ट बी का अलग से चलाएंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पार्ट बी का अलग चला देंगे। उसमें होता है क्या कि कई बच्चे पहले ही पार्ट ए को तैयार कर रखे होते हैं कि भाई कहीं से मान लो पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या पहले RS की कर रखी है कहीं से कोचिंग, या मान लो सेरेमिक एकेडमी में ही बच्चा हमारा एक्स स्टूडेंट है तो वो तैयारी उन्होंने कर रखी है। तो पार्ट बी का जब नोटिफिकेशन आ जाएगा प्रॉपर तब हम पार्ट बी के लिए अलग से वो चलाएंगे। तो अभी तो ये फाउंडेशन रहेगा, इसमें दोनों पार्ट ए और पार्ट बी शामिल रहेंगे। तो मतलब वो सर बताते भी रहते हैं, हाँ टेस्ट सीरीज इसी में शामिल है, पूरा आपके पार्ट ए है, पार्ट बी है, टेस्ट सीरीज शामिल है, और जितने भी आपके मान लो कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे वो सारी चीजें शामिल है, और गाइडेंस वगैरह सारे प्रॉपर हर समय आपको अवेलेबल रहेगी, ठीक है। चलो, तो वो सर वो ये एक स्टोरी मुझे बताते भी रहते हैं कि जैसे मान लो कि एक बार क्या हुआ कि भाई किसी गांव में बारिश नहीं हो रही थी, तो सब लोग कि भाई चलो कुछ हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो सब निकले हवन यज्ञ के लिए। लेकिन उसमें एक बच्चा था जो छाता लेके निकला, जो अम्ब्रेला आपका होता है। तो लोगों ने भी किया भाई बारिश का तो है ही नहीं कि भाई छाता लेके क्यों निकले हो। तो उस बच्चे ने कहा था कि भाई बारिश तो होगी ना, उसी के लिए तो अपन हवन के लिए जा रहे हैं। तो उसने उसके विश्वास हो गया कि भाई ये चीज हमने डिसाइड करी है और हवन के लिए जा रहे हैं, यज्ञ के लिए जा रहे हैं, तो बारिश तो पक्का आनी है। तो ये कहानी का तात्पर्य यही है कि अगर आपने विश्वास कर लिया है तो आप प्रॉपर विश्वास कर सकते हो, कंटेंट के साथ चल सकते हो, हमारे साथ चल सकते हो, निराशा आपके हाथ नहीं लगेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इसको हमने करीबी से देखा है, अच्छे से जिया है इसको, है ना। तो एक एक चीज, एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने, जैसे किसी सेलेक्टेड जो पहले से नगर पालिका में हमारे अभिषेक जी हैं और भी हमारे साथी थे जो काम कर रहे होते, क्योंकि उन्होंने काम किया है, इस चीज को जिया, इस पूरे एक्ट को जिया है, तो उस चीज का मीनिंग हम पूछते थे कि ये प्रॉपर ये जो मीनिंग है बेयर एक्ट में, इसका मीनिंग क्या है प्रॉपर। तो वो सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से मिलने वाली है। बीच में सर गाइडेंस लेते भी रहेंगे, चाहे अभिषेक जी हो, चाहे और कोई भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हो, बार बार आपको मोटिवेट भी करते रहेंगे। और कहीं आपको कोई एक्ट में या रूल्स में या योजना में कोई भी टेक्निकल वर्ड समझ में नहीं आता है तो प्रॉपर उसका ऑथेंटिक प्रूफ आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, है ना। और सारी चीजें आपको वीडियो के थ्रू बता देंगे कि हमारे अभिषेक जी ईओ साहब देखो, आप ये जो धारा पढ़ रहे हो ना, आज उन्होंने उस नगर पालिका में रहते हुए इस धारा को यूज करके ये पट्टा बनाया है, ये 69A किया, ये 90A किया, ये 73A 73B, वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली वीडियो दिखाएगी, ये अभिषेक सर काम कर रहे हैं, ये मैं कर रहा है। तो कोई भी एक्ट में कहीं भी किसी बात दिक्कत आने वाली नहीं है, पार्ट है आपको पता ही है, ठीक है। तो अब आती है बात, ये हमारे स्टूडेंट हैं ही, है ना, और अभी बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिला भी देंगे, धीरे धीरे सबसे आपसे मिलाते रहेंगे, लगभग आधे बैच से मैं आपको मिला दूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक। ये हमारे शाहरुख खान जी, ये हरिओम जी मेरे साथ ही थे, सब इंस्पेक्टर, ये अनिल जी से बड़ा कोई एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता, जो 10 साल से पुलिस जैसी नौकरी में कांस्टेबल थे, है ना। तो उन्होंने आगे से मुझे मतलब खुद को मैसेज किया था, सर को भी याद होगा कि सर मेरा लगा ये बच्चे मोटिवेट होंगे कि अगर मैं कर सकता हूं ना तो आप लोग भी कर सकते हो। तो इनका आज भी वो उस पर मेरा मैसेज पड़ा है कि सर ये मेरी कांस्टेबल वाली फोटो लगाओ, और मैं इस जो पुलिस की कितनी मतलब हार्ड जॉब है इसमें रहते हुए, और मैं 10 साल से हूँ, और इसमें रहते हुए मैं अगर तैयारी कर सकता हूँ और ये चीज़ें कर सकता हूँ तो हर कोई बच्चा कर सकता है। तो उनसे मिलवाएंगे भी और बिल्कुल आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, ये बार बार मिलाते रहेंगे आपको। तो हमारे रविंदर जी हैं ही, और ये जो लड़कियां पूछ रही हैं कि सर हम क्या करें, हम कैसे सिलेक्शन लेंगे, हमारे बारे में तो कोई बात ही नहीं करता, ये भी बताओ। मनीषा जी कांस्टेबल ही थे, पुलिस में ही थे, इन्होंने एग्जाम निकाला है, चाहे रेखा मैडम हो, ये विष्णु दाईमा जी तो पढ़े है ही, सारे सब कुछ आपको एक्ट में कहीं से भी आप इनसे पूछ सकते हो। ये भी नगर पालिका में DLB जो आपका है, ये अपने कमल जी हैं, तो ये सारे लोग हैं, और लोगों में से भी मिलाएंगे, ठीक है।
तो ये है स्कीम एग्जाम, आपको पता ही है 80 का तो पार्ट ए है और ये 40 का ये बी है, ये लोग सब पढ़ते हैं, आपको पता ही है। और इसमें दिक्कत क्या आई है कि भाई इसमें लगभग सब बराबर रहे और सिलेक्शन चुका कहाँ से, जैसे मान लो कट ऑफ गई 87.06, ये कट ऑफ गई। अब लोग 87 या 85 पर वो पता रह कहाँ गए, जिन्होंने पार्ट बी में सिली मिस्टेक्स की आए भाई कितने वहां पे जो आपके हृदय वाली योजना है, कुछ नहीं देखा कि राजस्थान का पूछा है कि इंडिया का पूछा है, तो उन्होंने 12 कर दिया सिली मिस्टेक से। और पार्ट बी में जैसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं कि 7 दिन में, 3 दिन में, 15 दिन में, ये वाले याद नहीं होते, तो आपने चाहे यूट्यूब पे देख लेना, आप सारी चीजें कनेक्ट करके पढ़ाई हुई हैं कि कहाँ पे 7 दिन आते हैं, कहाँ पे 15 दिन में ये काम करना होता है, कहाँ पे 90 दिन पे, कहाँ पे 6 महीने में, कहाँ पे 1 साल पे, वो एक अलग तरीके से मैंने करवाया। जुर्माने वाले जो इसमें सबसे जो हार्ड जो इसमें पड़ता है कि जुर्माने कैसे याद करें, कहाँ पे 1000 रुपये जुर्माने का, 2000 का, 5000 का, 1 साल की सजा का, 30 साल की, वो जुर्माने वाली क्लास आज भी यूट्यूब पे पड़ी, उसको देख सकते हो। 1 घंटे की क्लास में पूरे जुर्माने मेरे याद करवाए हुए हैं। और जो बच्चे जैसे हमारे साथ पवन बेनीवाल है ना, जो रैंक 13 है या 14 है, 14 है, तो वो जब वो बोला कि सर मैंने ना आपके पार्ट भी कुछ भी नहीं देखा लेकिन मैंने जुर्माने देखे, वो बात अलग है कि भाई जुर्माने का क्वेश्चन आया एक ही, भाई पेपर थोड़ा इजी आ गया, लेकिन जुर्माने जो आपने करवाए वो बेहतरीन थे, उनसे भी आपको मिलाएंगे। तो आपको जुर्माने जो है ना कि इसमें सबसे बड़ा होता है कि जुर्माने याद करवाएंगे आपको, उसमें टेबल दे देता है कोई कि ऐसे याद करो, ये नहीं, उसमें 1 घंटे की क्लास में जितने भी जुर्माने हैं वो सारे मेरे तरीके से, ट्रिक से और अच्छे तरीके से याद करवाए हुए हैं और सारे क्वेश्चन वहाँ से आपके हो जाते हैं। तो ये पार्ट और ये पार्ट भी आपके हो ही गया। ये अपनी बुक्स हैं यूआरओ की, आप देख सकते हो 40 में से 38 अंकों, 38 एक कम कर दिया गया इन्होंने, ठीक है। तो ये आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम का आपका अध्यायवार करवाया जाएगा। जो भी एक्ट में कोई संशोधन हुए, जैसे आपने विधानसभा चल रही है, मान लो कुछ रखा जाता है या कोई संशोधन होता है या कोई भी डीएलबी के लेवल पे कोई संशोधन हुआ, तो प्रॉपर आपको उस समय प्रॉपर पीडीएफ के साथ और उसी दिन जिस दिन संशोधन हुआ उसी दिन उस पीडीएफ को या नोटिफिकेशन को जो भी होगा उसी दिन आपका सोल्व करवा दिया जाएगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे ही। और जो भी योजनाएं अपडेटेड हैं सारा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जितने भी आंकड़े हैं सारे अपडेटेड आपको करवाए जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि कोर्स को खींच लिया कि 12 महीने चल रहा है, मतलब कि वैकेंसी अगर लेट हो जाती है तो नहीं, हमारी कोई ये तो शायद 6-7 महीने ज़्यादा ही लिख दिया, तो विद इन 6 मंथ में आपको प्रॉपर जितने भी हैं और लाइव क्लासेज होंगे। ये कहता ही नहीं है कि जैसे यूट्यूब पे हमने करवाया था तो वो आपको 25 या 30-40 क्लासें वैसे कैसे पकड़ा दी, हर क्लास लाइव करवाई जाएगी, आपको कहीं रिकॉर्डेड एक भी क्लास आपको नहीं दी जाएगी, पार्ट भी स्पेशली, तो आप ध्यान रखना। हिंदी इंग्लिश दोनों में रिवीजन क्लासेज, तो ये तो रिवीजन क्लासेज और शॉर्ट नोट्स ये तो हम करवाते हैं, कोई भी बैच हो तो वो तो सब में ही करवाते हैं, ठीक है। ये सिलेबस है, सबसे बड़ी बात है, अभिषेक जी ने भी कहा, सर ने भी कहा कि ये सिलेबस क्या है, अपने बस का है। इसमें न तो आपको साइंस पढ़नी, न मैथ पढ़नी, न रीजनिंग पढ़नी, न वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, कुछ नहीं पढ़ना आपको। तो ये सबसे ये क्या है कि अगर आपने इसमें मेहनत कर ली 4 से 5 महीने में प्रॉपर 10 से 12 घंटे, तो आप मतलब आरएस इक्विवेलेंट पोस्ट आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। और जो आप जो सोच रहे हो सारी चीज़ें में इसमें आपको मिलती हैं। ये भाग भी हो ही गया। अगर इसमें कोई सिलेबस तो चेंज नहीं होने वाला, जैसे मान लो कि कई जो योजनाएं हैं वो अब क्या है कि भाई समाप्त कर दी गई हैं, जैसे हृदय योजना है बहुत सारी, तो उसमें हो सकता है कि भाई आपके वो योजना कुछ और दे दें, है ना। तो बाकी सिलेबस चेंज होना नामात्र का है, और अगर होता भी है तो सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी। हाँ, तो फीस का अब आप फीस है वो सारी चीजें हैं वो अब आपको सर बताएंगे, ठीक है। वो इन पे छोड़ते हैं क्योंकि ये वाले जो ये जब फीस में जब गड़बड़ होती है ना तो वो हम ऊपर नहीं लेते हमारे, तो ये आपको सर बताएंगे इतना भाई। थैंक यू। बस एक फीस का ही बचा है। फीस का मैं आपको बता दूं, क्लासेस जो वो 10 तारीख से शुरू होंगी, है ना। सबसे पहले आपके एक तो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर शुरू होगा, और उसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी शुरू करेंगे अपन, और थोड़े दिनों बाद में आपके जो है पार्ट बी रणजीत सर वो शुरू करेंगे, ठीक है ना। शुरुआत में इन सब सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, और इसकी जो फीस है वो 4000 रुपये रखी गई है, जिसके अंदर आपके पार्ट ए, पार्ट बी और टेस्ट सीरीज, रिवीजन क्लासेस वगैरह वगैरह सब कुछ जो इसके अंदर शामिल है। टेस्ट सीरीज आपको पता है कि आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं और ऑनलाइन भी दे सकते हैं, मतलब ये सब कुछ जो है ना ये इसके अंदर है, ठीक है। इसके अलावा वैसे तो फीस 5000 है, अभी शुरुआती जो स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए ये जो फीस है वो कितनी है, 4,000 रुपये। बाकी कोई ये भी स्टूडेंट चाह सकता है कि हमें तो सिर्फ पार्ट बी पढ़ना है, तो नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो उसके बाद हम पार्ट बी का और टेस्ट सीरीज का एक अलग से भी सेगमेंट जो बना देंगे। तो आपको सिर्फ पार्ट बी ज्वाइन करना हो या फिर सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वहाँ से कर सकता है। और सारी चीज़ें चाहिए तो वैसे इसकी फ़ीस 5,000 रुपये है। शुरुआती जो 1,000 स्टूडेंट हैं उनके लिए ये जो फीस है वो 4,000 रुपये, ठीक है ना। तो आप बाकी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो कल अब सीधी 10 तारीख को क्लास में ही मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं क्लास के अंदर 10 तारीख को। शुभ रात्रि, गुड नाइट।